स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। चैतन्य युग महान आर्यावर्त साम्राज्य के सम्राट ने उसी साल शुरू किया था जिस साल वीर का जन्म हुआ। जोली परिवार पर सम्राट की गहरी कृपा को दर्शाता है। 3000 वर्षों से खड़े इस साम्राज्य का गौरव एक राजसी सिंह की तरह था। हालांकि यह धीरे धीरे बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उस वर्ष सुदूर घाटी पर्वतमाला में 86 वर्षीय अनुभवी सेनापति जयंत ने अपनी सेना के साथ कूच किया। 40,000 से अधिक शाही घुड़सवारों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने केवल 3 दिनों में 1 लाख से अधिक लुटेरों का सफाया कर दिया। उनका नाम 19 राज्यों में फैल गया। उसी वर्ष उज्ज्वल चंद्रिका तलवार के नाम से मशहूर 12 वर्षीय एक असाधारण बालक ने 9 स्वर्ग द्वारों को पार किया और सीधे ऋषि के दर्शन के लिए गया, जिसने उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। उस वर्ष वानगंगा पर्वत के शीर्ष पर 30 वर्षों से एकांतवास में रह रहे एक पुराने महागुरु ने लालसागर झील के किनारे एक द्वंद्व युद्ध के लिए नीचे उतरने का निश्चय किया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। हालांकि अंतिम परिणाम किसी को नहीं पता चला। अब अक्टूबर की गहरी शरद ऋतु में सूखे पीले पत्ते जमीन को ढके हुए थे। कला केसरी अकादमी, जो देवपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रशिक्षण स्थल है, ने भी 6 साल से बंद अपने दरवाजे खोल दिए। एक बार जब ये खबर फैली तो ये सभी राज्यों में फैल गई। अनगिनत युवा प्रतिभाएं, राजकुमार और राजकुमारियां पूरे भारत से मछलियों के झुंड की तरह इस अवसर की ओर दौड़ पड़े। इस बीच देवपुर शहर में कला केसरी अकादमी से कुछ ही दूर सेनापति रणवीर के निवास में एक छोटे से अखाड़े में एक युवक आराम से बैठा था। वह अखाड़े में उड़ते पत्तों की आवाज सुनता, एक बर्तन में हरी चाय बनाता और चुपचाप शतरंज का खेल खेलता था, मानो अखाड़े के बाहर की हलचल और संघर्ष का उससे कोई संबंध ही न हो। युवक, तुम फिर हार गए। काले मोहरे की आखिरी चाल ने सफेद मोहरे के अंतिम भागने के रास्ते को बंद कर दिया। यह एक मात थी। युवक ने अपनी बगल से चाय का कप उठाया, एक घूंट ली और मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे, उसकी आंखें चमकीले सितारों की तरह साफ और गहरी थीं। उसका चेहरा, जिसमें अभी भी यौवन का स्पर्श था, परिभाषित और फिर भी कोमल रेखाएं थीं। उसकी त्वचा पीली थी, मानो लंबे समय से सूरज से ढकी हो। शतरंज के मोहरे को पकड़े हुए उसकी उंगलियां पतली और मजबूत थीं, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं थी। जब उसने बात की तो शतरंज के सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के मुंह के कोने मुड़ गए। उन्होंने माथे पर शिकन डालकर शतरंज को ध्यान से देखा और आखिरकार हार मानकर सफेद मोहरों को शतरंज के डिब्बे में वापस फेंक दिया। तुम लड़के, शतरंज के खेल में तुम्हारी कौशलता बढ़ती जा रही है, अंकल रणवीर, जिसे 5वें अंकल के रूप में जाना जाता है, ने कहा। हालांकि वह युवक की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा रोष झलक रहा था। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इसमें बिताने के बाद शतरंज के खेल में उनका सबसे गर्व और संतोषजनक कौशल हाल ही में इस युवक से लगातार हार रहा था। कभी कभार जीतना केवल उनकी झुंझलाहट को बढ़ा देता था। ये सब आपके अच्छे प्रशिक्षण की वजह से है, 5वें अंकल, युवक, जो कि वीर था, ने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। तुम शरारती लड़के। अंकल रणवीर ने उसे घूर कर देखा, अच्छे मूड में नहीं थे और एक और दौर खेलने का इरादा था, लेकिन फिर उन्होंने वर्तमान खेल पर नजर डाली और कुछ हद तक निराश महसूस किया। वह भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि वह आखिरी खेल कैसे हार गए। इस पल सूखे पत्तों पर कदमों की चरमराती आवाज सुनाई दी और एक बर्फीला सफेद आकृति तेजी से दौड़कर युवक की बाहों में कूद गई। यह एक सफेद लोमड़ी थी। सफेद लोमड़ी के लाल नारंगी कान थे, जिसने उसके रूप में एक जीवंतता का स्पर्श जोड़ा। वीर ने अपनी बाहों में लिपटी सफेद लोमड़ी को रगड़ा और माथे पर शिकन डाली। तुम में फिर से जड़ी बूटियों की गंध क्यों आ रही है? इस बार तुम कहाँ खाने के लिए छिप कर गए थे? इन शब्दों पर सफेद लोमड़ी वीर की बाहों में और गहराई तक धंस गई, मानो जवाब देने से बच रही हो। तभी वीर ने कदमों की आहट सुनी और देखा कि एक हरी पोशाक में एक आकृति तेजी से आ रही थी। वह 16 या 17 साल की एक सेविका थी, जिसकी आंखें चमकीली थीं और वह काफी सुंदर थी। हाँफते हुए वह मंडप के बाहर पहुंची, अंकल रणवीर का अभिवादन किया और फिर वीर के पास तेजी से गई। युवक, रिया फिर से मालकिन की रसोई में गई थी। उसने मालकिन के सौंदर्य बचाव औषधीय सूप को गिरा दिया और अब वे पूरे वसंत निकुंज में अपराधी को ढूंढ रहे हैं। वीर निशब्द था। उसने अपनी बाहों से छोटा सिर बाहर निकाला और धैर्य की कमी के साथ कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि हर जगह शरारत मत करना। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? सफेद लोमड़ी का छोटा सिर दूर मुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीर की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जाहिर है कि उसने जो परेशानी पैदा की थी, उसके बारे में पता था। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मालकिन के हवाले कर दूंगा ताकि वह तुम्हें ठीक से सबक सिखाए और वह तुम्हारे सारे फर को काट देंगी। वीर ने धमकी दी। इस विचार से सफेद लोमड़ी डर गई, जिससे वह कांपने लगी और एक दयनीय नजर के साथ उसने वीर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
तुम पहले से ही चौथे स्तर में हो, फिर भी तुम अभी तक बात क्यों नहीं कर सकते? वीर ने कहा, सफेद लोमड़ी की दयनीय आंखों को देखते हुए और काफी असहाय महसूस कर रहा था। उसने सेविका कोमल को संबोधित करने के लिए मुड़कर कहा, बाद में मेरी ओर से मालकिन से माफी मांगना और मैंने जो धनिया बड़ी के पकवान बनाए हैं उसकी एक थाली भेज देना। और क्या तुमने आज की सूजी केसर की मिठाई खरीदी? कोमल ने धीमी आवाज में कहा, हमेशा मुझे ही जाना पड़ता है। हर बार जब ये परेशानी पैदा करती है तो मुझे ही डांट मिलती है। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी सूजी केसर की मिठाई खरीदने जाऊंगी, कोमल ने जल्दी से कहा, फिर एक बादल की तरह तेजी से भाग गई। ये छोटी सेविका और भी ज्यादा अनुशासनहीन होती जा रही है, वीर ने चाय का कप उठाते हुए और असहाय रूप से सिर हिलाते हुए कहा। अंकल रणवीर ने उसे एक नजर दी, तुम्हारे अखाड़े में वास्तव में कितने लोग गंभीर हैं? वीर ने लगभग अपनी चाय थूक दी, बूढ़े व्यक्ति को निशब्द होकर देखते हुए, पांचवें दादा, ये शब्द लापरवाही से नहीं कहने चाहिए। अंकल रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा, घर के सेवक बिना किसी गरिमा के खड़े हैं और सेविकाएं पागलपन से घूमती हैं। तुम दूसरे अखाड़ों को जाकर देखो, जहां सब कुछ व्यवस्थित और उचित है। ये छोटी शैतान लोमड़ी भी हमेशा हर जगह शरारत करती है। देर सबेर वह पकड़ी जाएगी और उसका सूप बनाया जाएगा। ये सब इसलिए है क्योंकि ऊपर का बीम सीधा नहीं है और नीचे के बीम टेढ़े हैं, ज्यादातर तुम्हारी वजह से। तुम्हारे सामने एक उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन तुमने एक गड़बड़ी पैदा करने का फैसला किया। क्या हमारे परिवार के पूर्वज वास्तव में एक राक्षस अजगर से हीन हो सकते हैं? इस बिंदु पर वह इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी फूल रही थी और वह घूर रहे थे। जाहिर है, कई सालों के बाद भी यह मामला उन्हें गहराई से परेशान करता रहा। उस वर्ष जब वह 8 साल का हुआ, वीर ने आत्मा उत्तराधिकारी की स्थिति में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने खुद इसे 1 साल के लिए टाल दिया। नतीजतन, जब पैट्रिक हॉल में पूर्वज और इंतजार नहीं कर सके और लड़के को खोजने के लिए भेजा, तो उन्हें पता चला कि वीर ने पहले ही एक आत्मा को विरासत में पा लिया था। शरीर को मजबूत करने की तकनीक का उपयोग करके एक बार अजगर को मारकर, उसने एक राक्षस अजगर की आत्मा को विरासत में पाया था। हालांकि यह एक अजगर की आत्मा थी जिसे उसने विरासत में पाया था, लेकिन ली परिवार के शानदार वंश के पूर्वजों से एकमात्र अजगर कैसे तुलना कर सकता था? इसके अलावा, राक्षस आत्माएं अपनी प्रकृति को विरासत में लेने के लिए प्रवृत्त होती हैं, जिससे उसके लिए एक राक्षस आत्मा को विरासत में पाने पर वध और क्रूरता के स्वभाव से बचना मुश्किल हो जाता है। सौभाग्य से, इन वर्षों में, वीर ने अपना ये पक्ष नहीं दिखाया है। ज्यादातर यह मेरे साथ हर समय शतरंज खेलने और मेरे से प्रभावित होने के कारण है। उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया, संतुष्ट महसूस करते हुए। हालांकि, उस राक्षस अजगर की आत्मा ने वीर की आत्मा उत्तराधिकार के लिए योग्यता को कम कर दिया है, जिससे वह आत्मा उत्तराधिकार के दायरे में सिर्फ औसत से ऊपर माना जाएगा। वह आत्मा उत्तराधिकार के दायरे में अधिकांश लोगों के सामने पर्याप्त लग सकता है, लेकिन विभिन्न गुटों के शीर्ष लोगों की तुलना में, वह काफी हीन लगेगा। आखिरकार, दूसरे लोग 4 स्तंभों के दायरे से एक पूर्वज की आत्मा को प्रकट करते हैं, जबकि हमारे पास एक राक्षस अजगर है। और दूसरों के पूर्वजों ने पहले अनगिनत राक्षस अजगरों का वध किया है, सिर्फ उनके आत्मा के साथ आने वाली अजगर वध की गति वीर को डराने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इस बात को सोचकर अंकल रणवीर गुस्से से भर गए। पैट्रिक हॉल में पूर्वज भी अनियंत्रित रूप से क्रोधित थे। ली परिवार के एक बेटे के रूप में, फिर भी एक राक्षस अजगर की आत्मा को विरासत में पाना, हमारे सम्मानित पूर्वजों के चेहरों को कहां छोड़ता है। यहाँ तक कि एक पूर्वज ने भी वीर को गंभीर रूप से दंडित करने का प्रस्ताव रखा, उसे ली परिवार के कालकोठरी में बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से सबक सीखने दिया। यहाँ तक कि रानी रुक्मिणी, जो अक्सर वीर के साथ एक अर्ध देखभाल करने वाले के रूप में काम करती थी, को भी पूर्वजों द्वारा एक एक करके फटकार लगाई गई थी। लेकिन मेरे दूसरे भाई इसके हकदार थे। सिर्फ इसलिए कि मेरे दूसरे भाई ने लड़के को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और भोग विलास दिया और किसी भी चीज की परवाह नहीं की, यही कारण है कि वह इतना अनुशासनहीन हो गया। अगर वीर में शतरंज खेलने का कौशल नहीं होता, तो मुझे खुद इस लड़के को एक कठोर सबक देना पड़ता। ये सोचकर अंकल रणवीर का गुस्सा उनके सामने शतरंज पर और भी भड़क गया। मैं कैसे हार गया? उस वर्ष पैट्रिक हॉल से बाहर निकलने के बाद उन्हें लगा कि उनका दशकों पुराना शांत मन का दायरा तेजी से परेशान हो रहा है। मुझे काफी अच्छा लगता है, सेवक आरामदायक हैं और मैं भी। वीर ने बूढ़े व्यक्ति को एक शरारती मुस्कान दी। तुम्हारे इतना ढीला होने से तुम्हारे सेवक भी ढीले हो गए हैं। इंतजार करो जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे, देखो वह तुमसे कैसे निपटते हैं। अंकल रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा। वीर ने कहा, क्या होगा अगर वह मुझे आपके साथ शतरंज खेलने से रोक दें? वह हिम्मत नहीं करेंगे। अंकल रणवीर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वीर हंसा, और तभी कदमों की एक और आहट पास आए, हालांकि आवाज लड़की कोमल की नहीं थी। उन्होंने आश्चर्य से देखा और एक परिचित चेहरा देखा, वसंत निकुंज से हीरा रानी। अब, कई साल बीत जाने के बाद, जो लड़की पहले युवा थी, उसमें एक सुंदर आकर्षण आ गया था।
उसके पीछे दो युवतियां थीं, जिनके सिर झुके हुए थे और शांत भाव थे, चुपचाप चल रही थीं, जाहिर है कि उनके अपने अखाड़े की तुलना में बहुत अधिक उचित थी। और बहुत अधिक मेहनती भी। ये देखकर कि पांचवें दादा भी मौजूद थे, हीरा रानी ने जल्दी से झुककर उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, और जबकि वह आश्चर्यचकित थी, वह वीर को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। महल में हर कोई जानता था कि पर्वत और नदी अखाड़े का ये युवक अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतता था, फिर भी वह दोनों बड़े प्रभुओं के साथ काफी अच्छी तरह से मेलजोल कर लेता था। युवक, मालकिन ने मुझे आपको सूचित करने के लिए भेजा है कि कला केसरी अकादमी इस वर्ष के लिए खुल गई है। यह अकादमी द्वारा महल में भेजा गया निमंत्रण है, और मालकिन ने मुझे आपको एक प्रति देने के लिए कहा। हीरा रानी ने सम्मान में अपना सिर झुकाकर कहा। हालांकि उसके दिल में वीर के लिए ज्यादा सम्मान नहीं हो सकता था, लेकिन उसका व्यवहार त्रुटिहीन था। वीर, जो लड़की के मामलों को संभालने की असाधारण क्षमता से अवगत था, ने एक मुस्कान के साथ निमंत्रण लिया और फिर लापरवाही से उसे चटाई पर एक तरफ फेंक दिया। धन्यवाद, मिस हीरा रानी। हीरा रानी ने नीचे देखा और देखा कि वह कीमती निमंत्रण, जिसे दुनिया भर के योद्धा चाहते थे, लापरवाही से एक तरफ रख दिया गया था। युवक के चरित्र के बारे में सोचते हुए, ये वैसा ही था जैसा मालकिन ने भविष्यवाणी की थी। मालकिन ने मुझे युवक को ये भी याद दिलाने के लिए कहा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आप उपस्थित हों, क्योंकि यह एक दुर्लभ अवसर है। एक सम्मानजनक और कोमल लहजे के साथ, हीरा रानी ने कहा, अगर युवक नहीं जाता है, तो मालकिन ने कहा कि वह आपको 3 महीने के लिए घर में बंद कर देंगी, आपके सभी चित्र, कविताएं और किताबें, और वीणा भी ले लेंगी, और आपको फिर से रसोई में प्रवेश करने से भी रोक देंगी। जैसे ही उसने बात की, उसके दिल के नीचे से एक अजीब भावना उठी। ये सोचकर कि किसी के पास इतने सारे शौक कैसे हो सकते हैं, ये युवक वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसके अलावा, ऐसा कीमती अवसर, जिसके लिए लोग बाहर छीना झपटी करेंगे, फिर भी यहाँ, उसे बहुत प्रयास के साथ इस युवक को मनाना पड़ रहा था, ये वास्तव में काफी अविश्वसनीय था। क्या ये दंड बहुत कठोर नहीं है? वीर कुछ हद तक निशब्द था और उसने पूछा, क्या ये वास्तव में एक अनुरोध है, या एक धमकी? हीरा रानी ने ऊपर देखा, उसके प्यारे चेहरे पर मासूमियत थी और उसने अपनी आंखें झपकी। ठीक है, मैं समझ गया, वीर ने आह भरी। हीरा रानी के होंठ मुस्कुरा उठे, युवक निश्चित रूप से एक चरित्र था। उसने सुंदर ढंग से झुककर 5वें अंकल को अलविदा कहा, और फिर वीर से बहुत सम्मान के साथ विदा ली। तुम्हें उस लड़की हीरा रानी की बात सुननी चाहिए और जाना चाहिए, अंकल रणवीर ने हीरा रानी के चले जाने के बाद उदासीनता से कहा। क्या ये श्वेत श्याम कक्ष से उस अतुलनीय तकनीक के लिए है? वीर ने पूछताछ की। देवपुर शहर में 3 पवित्र स्थानों में से एक के रूप में श्वेत श्याम कक्ष का उल्लेख वर्षा श्रावण मीनार के साथ किया गया था। हालांकि वीर ने दूसरे अंकल से सुना था कि दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे, लेकिन श्वेत श्याम कक्ष के पास भी अपना कुछ था, जैसे कि उसके पास मौजूद वह अतुलनीय तकनीक। बिल्कुल, वह अतुलनीय तकनीक 7 मंजिलों में शामिल होने लायक है। अंकल रणवीर ने शांति से कहा, इसके अलावा, कला केसरी अकादमी का शिक्षण मानक बुरा नहीं है, और तुम्हें अपनी प्रकृति पर लगाम लगानी चाहिए। यही असली उद्देश्य है ना? वीर ने एक मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी देर बाद, सेविका कोमल अपनी चाल में उछलते हुए वापस आए। उसे खाली हाथ देखकर, वीर ने पूछा, सूजी केसर की मिठाई कहाँ है? उन्हें नहीं ला पाए। कोमल ने अंकल रणवीर को औपचारिक रूप से झुककर वीर से बात करने से पहले कहा, मैंने बगल वाली मिस वांग से पूछा, और अंकल लियू कला केसरी अकादमी में अपनी दुकान लगाने गए हैं। वे कहते हैं कि यह 19 राज्यों के प्रतिभाओं से भरा है, और व्यापार फल फूल रहा है। अंकल लियू के अलावा, पास की सड़कों से कई अन्य विक्रेता भी अपनी दुकानें लगाने गए हैं। अरे! वीर ने तेजी से सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसे वहां एक यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके खाना पकाने के कौशल अब 6ठे चरण तक पहुंच चुके थे, अंकल लियू दशकों से वह सूजी केसर की मिठाई बना रहे थे। वह इसे खुद बना सकता था, लेकिन इसमें किसी तरह वह अवर्णनीय स्वाद की कमी थी, पूरी तरह से सही नहीं थी। दूसरी ओर, बूढ़े मालिक ने वीर के हार माने हुए भाव को देखा और हंसे, अपनी दाढ़ी को घुमाते हुए। युवक, जब मैं वापस आई, तो युवराज सूर्यकांत बाहर रथ में आपका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह इंतजार कर रहे हैं और आपको कला केसरी अकादमी के लिए जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, कोमल ने कहा। ठीक है, तो चीजें यहां तक पहुंच चुकी थीं। वीर को केवल सूजी केसर की मिठाई के लिए ही आगे बढ़ना था। उसने कोमल से अपना ऊपरी वस्त्र तैयार करने के लिए कहा, और उसने आरामदायक पोशाक में बाहर कदम रखा। दादाजी, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं और आपसे विदा नहीं ले पाऊंगा, वीर ने बूढ़े मालिक से कहा। जाओ, हम देखेंगे कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कैसे हराता हूं, अंकल रणवीर ने हंसते हुए कहा। आप बेहतर सोच लें। वीर ने खुद से एक गुप्त हंसी के साथ सोचा। उसने सेवक काका और कोमल को अपने साथ लिया और बाहर कदम रखा। कोमल 3 साल पहले महल में दाखिल हुई थी। कहा जाता था कि वह एक छोटे से परिवार की युवा महिला थी जो बुरे दौर से गुजरी थी और उसे दासी के रूप में बेच दिया गया था। आखिरकार वह सेनापति रणवीर के महल में पहुंच गई।
वीर ने उसकी कुछ सुलेख कौशल के बारे में सुना था, यही कारण था कि उसने उसे पर्वत और नदी अखाड़े में लाया था। पिछले हत्या के प्रयास को देखते हुए कोमल का महल में प्रवेश जांच की परतों से गुजरा और सेवक काका द्वारा एक औषधीय परीक्षा भी की गई ताकि पुष्टि हो सके कि कुछ भी गलत नहीं था, इससे पहले कि उसे आधिकारिक तौर पर पर्वत और नदी अखाड़े में स्थानांतरित किया गया था। बाद में वीर द्वारा पसंद किए जाने पर उसे धीरे धीरे उसके पक्ष में एक व्यक्तिगत सेविका बनने के लिए लाया गया, जो वीर के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक बन गई। महल के बाहर ली परिवार के निजी सैनिकों का एक दस्ता पहले से ही अपनी स्थिति ले चुका था, जिसमें 5 यानबेई जल राक्षस थे, जिनके शरीर हाथियों जितने बड़े थे, एक विशाल रथ के आगे और पीछे लगे हुए थे, जो भव्यता का आभास दे रहे थे। चूंकि वीर और ली परिवार की तीसरी पीढ़ी के अन्य सदस्यों के पास कुछ को छोड़कर जिन्हें पहले ही उपाधियां मिल चुकी थीं, उनके नाम पर कोई आधिकारिक उपलब्धियां नहीं थी, इसलिए रथ पर कोई छतरी नहीं लगी थी। हालांकि नक्काशीदार ड्रैगन और चित्रित मोर के साथ सजाया गया रथ का शरीर अभी भी एक महानता का आभास देता था, और जब 5 जल राक्षसों के थोपने वाले क्रूर शरीरों के साथ मिलाया जाता था तो उनकी उपस्थिति दुर्जय से कम नहीं थी। रथ के केबिन में कदम रखते हुए वीर ने 2 पुरुषों और एक महिला को देखा जो अंदर इंतजार कर रहे थे। वे उसकी उम्र के समान थे, विशेष रूप से युवराज सूर्यकांत और भाई बहन की जोड़ी दिव्य और दिवाकर। तीसरी पीढ़ी के सीधे वंशजों में से जिन्होंने एक साथ मार्शल प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षित किया था, उनमें से केवल 5 थे, जिसमें 8वीं मालकिन के बच्चे भी शामिल थे। हालांकि 8वीं मालकिन के बच्चों को बचपन से ही उसने बिगाड़ दिया था और दूसरों के साथ उनका रिश्ता बेहद अलग था। वे मिलनसार नहीं थे, एक विशेषता जो अतीत से स्पष्ट थी और समय के साथ और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। फिर भी समय बीतने के साथ कई चीजें बदल गई थीं। वीर को देखकर युवराज सूर्यकांत ने तुरंत एक मुस्कान के साथ पुकारा और अपनी बगल की सीट को थपथपाया, वीर को उसके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अब 13 साल का उसका शरीर और भी गोल हो गया था, जिससे वह काफी हास्यास्पद लग रहा था। उसकी संकीर्ण आंखें एक गोल बन पर 2 दरारें जैसी थीं। युवराज सूर्यकांत के दोनों माता पिता का निधन हो गया था और तीसरी पीढ़ी के बीच एक अनाथ के रूप में उसे बचपन से चौथी मालकिन के अखाड़े में पाला गया था। कहा जाता था कि उसे चौथी मालकिन द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, जो उसके अच्छी तरह से खाए हुए रूप को समझाता है। उसके उत्साही आह्वान पर भाई बहनों ने थोड़े भौहें चढ़ाकर देखा, लेकिन वीर का अभिवादन नहीं किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और मार्शल प्रशिक्षण क्षेत्र में अधिक सीखते गए या कुछ अन्य कारकों से प्रभावित हुए, इन भाई बहनों ने धीरे धीरे पर्वत और नदी अखाड़े की यात्राएं कम कर दी। जब से वीर 11 साल का हुआ, वे बिल्कुल नहीं आए थे। जब वीर बूढ़े व्यक्ति के साथ मछली पकड़ने जाता था तो वह कभी कभी उनसे मिलता था, लेकिन ऐसा लगता था कि भाई बहनों ने पुराने दिनों का उत्साह खो दिया था और उससे बचने लगे थे। वीर ने कई बार उनसे मिलने की पहल की थी, लेकिन बार बार होने के बाद उसे समझ में आया कि क्या हो रहा था। उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई नाराजगी या दोष नहीं रखा, और बस तब से उन्हें अजनबियों की तरह माना। आखिरकार जैसे जैसे साल बीतते गए, न केवल उसके आसपास के लोग बदल गए, बल्कि वह खुद भी बदल गया। 5 साल ने कई बदलाव लाए थे। उसके लिए 5वें अंकल ने पैतृक हॉल छोड़ दिया था, जहां वह कई सालों से एकांत में थे, और अक्सर उसके साथ शतरंज खेलने और उसकी बोरियत को दूर करने के लिए अखाड़े का दौरा करते थे। जबकि अखाड़ा, जो एक बार कहानियां सुनने के लिए उत्सुक लोगों से भरा था, धीरे धीरे खाली हो गया था, केवल युवराज सूर्यकांत को छोड़कर, जो पर्वत और नदी अखाड़े में आने के बारे में हमेशा की तरह उत्साही रहे। कभी कभी जब सुनने के लिए कोई कहानी नहीं होती थी, तो वह वीर के बगल में बैठने के लिए एक छोटी सी स्टूल लाते, उसे अकेले पेंटिंग करते हुए देखते या शतरंज के खेल पर 5वें अंकल के साथ बेकार की बातें करते थे। आगे बढ़ते हुए हजारों मील दक्षिण में तलवार महल से पत्र लंबे समय से नहीं आया था। पिछली बार उन्हें 1 साल पहले एक पत्र मिला था। हालांकि उस पत्र में किए गए समझौते के अनुसार युवती ने अपनी प्रशिक्षण पूरी कर ली होगी और अगले साल इस समय तक पहाड़ से नीचे उतर गई होगी। ये सोचकर कि वह 1 और साल में उस छोटी पूंछ को देखेगा, वीर की आंखों में एक कोमल मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वह चला गया और युवराज सूर्यकांत द्वारा पेश की गई आधी सीट ले ली। दिवाकर, तुम वीर को क्यों नहीं बुलाते? एक बार जब वीर बैठ गया, तो युवराज सूर्यकांत ने अपने बगल के अनुतरित भाई बहनों को देखा और बहन को बुलाया। कभी साफ सुथरे कपड़े पहने और आज्ञाकारी दिव्य एक पतली और नाजुक युवती में बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी एक बार की हंसमुख और निर्दोष आंखों में अब शांति और दृढ़ता का स्पर्श था। उसने वीर को देखा, उसके चेहरे पर अभी भी आकस्मिक और गर्म मुस्कान देखी, अपनी भान को चढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बगल में दिवाकर का भाव गहरा हो गया और उसने सामने के कोचमैन को संबोधित किया, चलो मिन्हा। हाँ युवक। रथ धीरे धीरे चलने लगा। कुछ प्रारंभिक झटके के अलावा सवारी बिना किसी झटके के स्थिर और चिकनी हो गई। युवराज सूर्यकांत, हालांकि हमारे पास कला केसरी अकादमी से निमंत्रण है, मेरी माँ ने कहा है कि हमें अकादमी में प्रवेश करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और हर चीज के लिए परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा न हो कि बाहरी लोग हमारा मजाक उड़ाएं।
दिवाकर ने एक ठंडे भाव के साथ कड़ाई से कहा। जरूर। युवराज सूर्यकांत ने अपनी भान को चढ़ा दिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, कि मुझे दूसरों की मदद की जरूरत है? हम वापस क्यों नहीं जाते और फिर से द्वंद्व करते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार एक विजेता का निर्धारण नहीं किया था। दिवाकर ने ठंडी आवाज में कहा। पिछले 2 वर्षों में युवराज सूर्यकांत के साथ उनका द्वंद्व लगभग बराबर रहा था। एक श्रेष्ठ को निर्धारित करना मुश्किल था। हालांकि उनकी उम्र की बात करें तो वह थोड़ा नुकसान में था। आखिरकार बाद वाला उससे 1 साल छोटा था। जब हड्डी के माप और उनकी युद्ध शरीरों की जन्मजात प्रतिभा की बात आती थी, तो वह भी नुकसान में था। उसकी रैंक 7वीं परत थी, जबकि उसकी बहन और युवराज सूर्यकांत दोनों 8वीं परत थे। इसलिए उसके शब्द युवराज सूर्यकांत पर लक्षित नहीं थे, बल्कि उस दूसरे व्यक्ति पर थे, जिसने बाद में उसे कारण समझने और गुप्त रूप से गुस्से से भड़कने के लिए मजबूर किया था। एक बेकार व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का विचार उसे बेहद गुस्सा दिलाता था, लेकिन सौभाग्य से ये घटना केवल स्वर्ग, पृथ्वी और वीर और खुद के बीच ही ज्ञात थी। इन वर्षों में वीर को देखकर उसके दांतों में जलन होती थी। अगर वीर के बगल में दूसरे बड़े और 5वें बड़े की निरंतर उपस्थिति नहीं होती, तो वह बदला लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। दिवाकर को वीर पर एक ठंडी घूरनी देते हुए देखकर युवराज सूर्यकांत अपनी जवानी के बावजूद मूर्ख नहीं था, खासकर वीर के 7 सालों बाद सभी प्रकार की असाधारण और अद्भुत कहानियों को सुनकर, जिसमें भूतों और राक्षसों की कहानियां शामिल थीं, साथ ही मानव स्वभाव की क्रूरता के बारे में भी कहानियां थीं। हालांकि वह उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकता था, लेकिन वह अभी भी अपने साथियों की तुलना में थोड़ा अधिक परिपक्व था। इस वजह से वह शुरू से ही दिवाकर के निहितार्थ को समझ गया था और जानबूझकर खुद पर विषय को मोड़ दिया था। दिवाकर को केवल छिपी हुई आलोचना करने की हिम्मत करते हुए देखकर वह गंभीरता से बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, ताकि हर किसी को असहज न बनाया जाए, और मुस्कुराते हुए वीर से कहा, वीर, मैंने सुना है कि रिया 1 साल में वापस आ जाएगी। हाँ। वीर के होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए। मैंने अपने गुरु से सुना है कि किसी को तलवार कुटीर छोड़ने के लिए देव संचार के दायरे तक पहुंचना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि रिया अगले साल तक देव संचार के दायरे में आ जाएगी? युवराज सूर्यकांत ने उत्सुकता से पूछा। देव संचार का दायरा चौथे दायरे के योद्धाओं का डोमेन था, जो राक्षसों को मारने और बुराई को दूर करने के लिए बाघ की मांद में जा सकते थे। सीमाओं में वे एक रक्त का मार्ग बना सकते थे, सैन्य अधिकारियों की भूमिका निभा सकते थे, जो सेनापतियों से ठीक नीचे थे। आपको पता होना चाहिए, अगले साल तक रिया केवल 15 साल की होगी। ऐसी प्रगति, यहां तक कि 8वीं परत युद्ध शरीरों के साथ शीर्ष प्रतिभाओं के बीच भी उत्कृष्ट मानी जाती है। दुनिया भर में उन सभी प्रसिद्ध हस्तियों के पास 8वीं परत युद्ध शरीर हैं, जो शीर्ष प्रतिभाओं के लिए सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, जो हड्डी के माप द्वारा निर्धारित एक सीमा है। और इसके बाद विभिन्न अवसर, प्रयास और प्राकृतिक समझ की क्षमताएं इस अंतर को और चौड़ा करेंगी। एक तरफ दिवाकर रिया के उल्लेख पर उत्सुक हो गया, उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से वीर की ओर झपकीं। वह बीज जो कभी उसके युवा दिल में अंकुरित हुआ था, फिर से हलचल में आ गया। हालांकि देव संचार के दायरे के बारे में सोचते हुए युवक का भाव फिर से गहरा हो गया, उदासी से वजन बढ़ गया। अपनी वर्तमान समझ के साथ वह जानता था कि वह दूरी कितनी अप्राप्य थी। ये सही है। वीर ने सिर हिलाया। देव संचार के दायरे में एक व्यक्ति जीवन के आश्वासन के साथ जिहाद में घूम सकता था। उसने थोड़ी दूर पर एक छाया पर एक नजर डाली, उसके भाव जटिल थे। वह मनोरंजन महसूस कर रहा था और यह भी सोच रहा था कि लड़के को अभी भी प्रतिद्वंद्विता के विचार रखने के लिए एक पिटाई का हकदार था। उसे अपनी जगह पर रखे हुए बहुत लंबा समय हो गया था, द्वेष रखने की हिम्मत थी। 15 साल की उम्र में देव संचार के दायरे तक पहुंचना वास्तव में प्रभावशाली है। अगर वह कला केसरी अकादमी में आती, तो मुझे यकीन है कि महल स्वामी व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करेंगे और उसे सीधे आंतरिक महल की प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में ले लेंगे। युवराज सूर्यकांत ने जोर से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वे सिर्फ चक्र स्वर्ग दायरे की पूर्णता में थे, आत्मा उत्तराधिकारी के स्तर से थोड़ा दूर थे। इस बार वे कला केसरी अकादमी में प्राचीन और वीर पात्रों की आत्माओं को सफल करने के इरादे से शामिल हुए। यह उनकी मां का निर्देश था, जिसके कारण उन्हें अज्ञात थे। उसके गुरु आखिरकार तलवार संत हैं। यह अतुलनीय है, वीर ने आश्वस्त करते हुए कहा। सच में, ये कुछ भी प्रतिभाशाली थे। एकमात्र कारण कि वे प्रसिद्ध पहाड़ों में प्रवेश नहीं कर पाए थे, वली परिवार की मुख्य शाखा में एक अनकहा नियम था, कोई भी एक प्रसिद्ध पहाड़ में प्रवेश कर सकता था, लेकिन केवल तलवार संत के स्तर के एक गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में। नहीं तो वे परिवार की संपत्ति में एक निश्चित स्तर की खेती तक अभ्यास करेंगे और फिर विभिन्न प्रमुख शक्तियों में शामिल होंगे, ताकि वे बाहर खड़े हो सकें और ली परिवार की युवा पीढ़ी की महिमा को प्रदर्शित कर सकें। ऐसे मानक केवल मुख्य शाखा के लिए थे। यह उपपत्नी के बच्चों के लिए अलग था। जैसे ही उनकी नींव मजबूत हो जाती थी, वे विभिन्न प्रसिद्ध पहाड़ों और गुरुओं में शामिल हो जाते थे और पहले से ही सभी प्रकार की शक्तियों में ली परिवार के लिए एक नाम बना चुके थे।
यहाँ तक कि सिर्फ उपपत्नी के बच्चों के साथ सच्चे अजगर के अभी तक नहीं उभरने के बावजूद वे पहले से ही विभिन्न दूसरी और तीसरी स्तरीय शक्तियों में युवा नेता बन चुके थे। ये भी जिहाद में ली परिवार की प्रतिष्ठा में बहुत प्रतिष्ठा जोड़ता था, जो सीमाओं के साथ सैन्य शिविरों से बहुत दूर तक फैला हुआ था। वास्तव में युवराज सूर्यकांत ने आह भरी। एक तलवार संत स्तर के गुरु द्वारा सिखाया जाना, ये कुछ ऐसा था जिससे ईर्ष्या होती थी। कम से कम इसके लिए 8 परत युद्ध शरीर प्रतिभा के साथ एक शुरुआती बिंदु की आवश्यकता थी, जो न्यूनतम आवश्यकता थी। इस समय जल राक्षस ने रास्ता दिखाया और विशाल रथ पहियों पर एक घर के बराबर देवपुर शहर की सड़कों को पार कर गया। सभी को ज्ञात था कि यह सेनापति रणवीर के महल से संबंधित था। दर्शकों ने रास्ता बनाया, एक दूसरे के बीच इशारा करते हुए और फुसफुसाते हुए, एक नजर दिशा पर, और वे जानते थे रथ सबसे अधिक संभावना है कि कला केसरी अकादमी में खेती के लिए जा रहे ली परिवार के सच्चे ड्रैगन को ले जा रहा था। उन योद्धाओं और प्रतिष्ठित परिवारों के बेटों और बेटियों ने जो विभिन्न राज्यों से जल्दी से आए थे, जब उनके रथ जल राक्षस द्वारा उत्सर्जित राक्षस ऊर्जा से मिले तो बेचैन और असहज हो गए, जगह पर रुक गए। कुछ तो डर से सड़क के किनारे पागलपन से भाग गए, रास्ते को बाधित करने के लिए अनिच्छुक थे और यहां तक कि कोचमैन के ईमानदारी से खींचने से भी अनियंत्रित थे। सेनापति रणवीर के महल की गरिमा इस पल में पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। थोड़ी देर बाद रथ रुक गया और मिन्हा कोचमैन ने उन्हें एक कोमल आवाज में सूचित किया कि वे कला केसरी अकादमी के बाहर पहुंच गए थे। कला केसरी अकादमी सेनापति रणवीर के महल से बहुत दूर नहीं थी, व्यवहारिक रूप से पड़ोसी थी। जैसे ही रथ रुक गया, युवराज सूर्यकांत और अन्य दो की नजरें थोड़ी तेज हो गईं। हालांकि उन्हें भी असाधारण प्रतिभाओं वाले असाधारण लोग माना जाता था, वे आमतौर पर महल के भीतर खेती करते थे और उन्होंने दूसरों के सामने खुद को कभी नहीं दिखाया था, और उनकी युवा प्रकृति को देखते हुए इस पल में घबराहट का एक निशान अपरिहार्य था। वीर, हालांकि, ज्यादा महसूस नहीं कर रहा था। एक बार जब रथ रुक गया तो वह आराम से उठ गया और लापरवाही से रथ का पर्दा उठाया। प्रकाश उसके चेहरे पर आया और उसी समय हलचल और शोरगुल की एक भीड़ आगे बढ़ी। रथ में बाढ़ आ गई, मानो पर्दा उठाने से मानव समृद्धि का एक युग उजागर हो गया हो। जब अंदर के तीन अपनी इंद्रियों पर वापस लौटे तो उन्होंने वीर को शोरगुल के बीच रथ के दरवाजे पर सुंदर ढंग से खड़े देखा, जो अपने सामान्य फीकी मुस्कान के साथ चुपचाप चारों ओर का सर्वेक्षण कर रहा था, पूरी तरह से सहज लग रहा था। दिव्या की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं, मानो अतीत की यादों का एक झिलमिलाहट आगे बढ़ गई हो, लेकिन उसने जल्दी से अपनी शांति रिगेन कर ली और जो कोना उठाया गया था उसे फिर से वापस मोड़ दिया गया। केवल जब वे तीनों उठे और रथ से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर की हलचल भरी जगह को देखा। विशाल चौक लोगों से भरा हुआ था, कंधे से कंधा मिलाकर बहुमत ऊर्जावान युवा पुरुष और महिलाएं थे जो तलवारें, चाकू और भाले धारण किए हुए थे। भीड़ में अच्छी तरह से कपड़े पहने युवा पुरुष भी थे, जिनके बगल में परिचारक थे जो सबसे करीबी को छोड़कर सभी को दूर रख रहे थे। और भीड़ के बीच इंद्रधनुष के वस्त्रों और पंखों वाली पोशाकों में युवा महिलाएं, सुंदर युवतियों के साथ, जो उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए छतरियां पकड़े हुए थीं, प्रमुख रूप से बाहर खड़ी थीं। एक हड़ताली उपस्थिति। चारों ओर देखकर कोई भी केवल घनी पैक युवा योद्धाओं को देख सकता था। फिर भी इस पल रथ पर खड़े लोग तुरंत हर किसी की नजर का केंद्र बन गए। आखिरकार सेनापति रणवीर के महल से जल राक्षस का रथ बहुत आकर्षक था। साम्राज्य ने यह फैसला किया कि रथों को खींचने वाले अजगर रक्त वाले जानवरों का उपयोग शाही यात्रा के लिए किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 9 राजकुमारों के लिए 7 और सेनापतियों और 5वें रैंक के अधिकारियों के लिए 5 होंगे। विद्वान और प्रसिद्ध परिवारों को क्रमशः 3 या 2 का उपयोग करने का अधिकार था। आम लोग आधिकारिक उपाधियों के बिना अमीर अपने रथ के लिए केवल एक घोड़े का उपयोग कर सकते थे, और यह अजगर के रक्त के साथ अजगर की दौड़ का नहीं होना चाहिए। हालांकि वीर और अन्य लोगों में आधिकारिक उपाधियों की कमी थी, एक सेनापति के बेटों होने के नाते वे भी अपने पूर्वजों के गौरव का आनंद ले सकते थे। क्या वह सेनापति रणवीर का महल है? देवपुर शहर का ली परिवार, 1000 साल पुराना सेनापति रणवीर का महल, वास्तव में शानदार। वह 4 स्लॉट चले गए। मैंने सुना है कि कला केसरी अकादमी में सीमित संख्या में स्थान है। कितना गुस्सा आ रहा है। मैं दिवाकर निश्चित रूप से लिन परिवार की अपनी देवपुर शाखा का नेतृत्व इस पीढ़ी में करूंगा, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। वे कहते हैं कि इस पीढ़ी में ली परिवार में एक बेकार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आया। 1000 साल के गौरव ने जनता के बीच ईर्ष्या और जलन को जगाया, और इसने शोरगुल भरी हलचल के बीच कई युवा दिलों में और भी अधिक महत्वाकांक्षा और उत्सुकता पैदा की। दिवाकर, युवराज सूर्यकांत और दिव्य के साथ तनावपूर्ण भाव थे, सतह पर मजबूत और शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियों में पहले से ही आंतरिक घबराहट के साथ पसीना आ रहा था। ऐसी निगाहों का सामना करते हुए जो एक व्यक्ति को झुलसा सकती थी, दिवाकर अब और नहीं रुका, और एक ठंडे भाव के साथ उसने कहा, चलो आगे बढ़ें। फिर उसने अपनी बहन दिव्य को लिया और कोचमैन की धीमी और सावधान रहने की सलाह के बीच रथ से कूद गया, एक जंगल के माध्यम से एक बाघ की तरह भीड़ में बहादुरी से प्रवेश किया।
आसपास के लोगों ने अनजाने में रास्ता बनाया, युवक के सम्मान से नहीं, बल्कि उसके पीछे के उपनाम के लिए। वीर, चलो हम भी चलते हैं, युवराज सूर्यकांत ने वीर से घबराकर निगलते हुए कहा। वीर, हालांकि, थोड़ा सा टिपटो पर था और चारों ओर देखा, हल्के से सूंघते हुए उसकी आंखें जल्द ही चमक उठी क्योंकि उसने कहा, चलो चलते हैं। इसके साथ वह रथ से कूद गया और दर्शकों ने भाग लिया, कोई भी सुंदर कपड़े पहने युवक के रास्ते को अवरुद्ध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। युवराज सूर्यकांत ने जल्दी से पीछा किया लेकिन कुछ कदमों के बाद वीर की आस्तीन को पकड़ा। वीर, क्या हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं? कला केसरी अकादमी वहां है। मुझे पता है, वीर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, लेकिन आगे भोजन है। प्रसिद्धि और स्थिति इंतजार कर सकते हैं, लेकिन भोजन वास्तव में पहले आता है। कपास जैसी सुगंधित कुरकुरी मिठाई की महक दूर से ही वीर को खींच रही थी। वह जानता था कि यह चाचा लिन के हाथों का कमाल है। चाचा लिन भले ही एक छोटे विक्रेता थे, लेकिन उनके हाथ की बनी तली हुई कुरकुरी मिठाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सेनापति रणवीर के भव्य भवन के बाहर सबसे व्यस्त सड़क पर इतने सालों तक उनका ठेला लगना ही उनकी कला का सबसे बड़ा प्रमाण था। जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे, वीर और युवराज सूर्यकांत ने देखा कि युवाओं की भीड़ कम हो गई है। सभी कला केसरी अकादमी के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों की ओर दौड़ रहे थे, पर कुछ लोग अभी भी ठेले के सामने खड़े थे। उनके पहनावे और हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वे दूसरे प्रांतों से आए थे। किंगजू की इस यात्रा में उन्होंने सोचा कि क्यों न यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद भी लिया जाए। वीर ने चाचा लिन के ठेले के सामने एक लंबी लाइन देखी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और कुछ नौकर अपने मालिकों के लिए खरीदारी कर रहे थे। वीर ने युवराज सूर्यकांत को लाइन के अंत में खींचा और इंतजार करने लगा। वीर, क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? युवराज सूर्यकांत ने पूछा। वीर ने सिर हिलाया। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदता हूँ। इतना कहकर युवराज सूर्यकांत ने आगे बढ़कर आवाज लगाई, चाचा लिन, हमारे लिए 2 नाश्ता तैयार करो। उनकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी, जिसने लाइन में खड़े कई लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने वीर और युवराज सूर्यकांत को शानदार और महंगे कपड़ों में देखा और तुरंत समझ गए कि वे अमीर युवक थे। चाचा लिन की पत्नी, चाची लिन, ग्राहकों से पैसे लेने और चीजें देने में व्यस्त थीं। युवराज सूर्यकांत की आवाज सुनकर उन्होंने नजर उठाए और देखा कि वीर पीछे खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जल्दी से जवाब दिया और मेहनत कर रहे चाचा लिन से कहा, ये सेनापति रणवीर के घर का छोटा मालिक वीर है, जल्दी से उसके लिए 2 हिस्से बना दो। चाचा लिन पल भर के लिए रुक गए, अपनी व्यस्तता के बीच नजर उठाए और लाइन के अंत में खड़े युवक को देखकर उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उनके जैसे छोटे विक्रेताओं और साधारण लोगों के लिए अमीर और शक्तिशाली लोग अक्सर उन्हें तिरस्कार और घृणा से देखते थे, लेकिन छोटे मालिक वीर सबके साथ समान व्यवहार करते थे। 3 साल पहले तो वह उनके ठेले पर जमीन पर बैठकर उन्हें चीजें बेचने में मदद भी कर रहे थे। उस दृश्य ने इस जोड़े को बहुत चौंका दिया था और वे बहुत खुश और हैरान हुए थे। तब से वे इस प्रतिष्ठित परिवार के इस अनोखे युवक को याद रखते थे। अरे, तुम भी ना? वीर ने युवराज सूर्यकांत को रोकने की कोशिश की, क्योंकि इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। चाची लिन को मुस्कुराता देख वह युवराज सूर्यकांत को अनिच्छा से ठेले के पास ले गया और चुपचाप दूसरी तरफ इंतजार करने लगा। उनके बगल में लाइन में खड़े नौकर चुपके चुपके देख रहे थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि लाइन में खड़ी महिलाओं के चेहरे उतर गए और उन्होंने गुस्से में घूरना शुरू कर दिया। किसी ने असंतोष से कहा, वह लाइन में आगे क्यों जा सकता है? ये सही नहीं है। बिल्कुल सही, मालिक, आप गलत कर रहे हैं। ये सब सुनकर युवराज सूर्यकांत घबरा गए। वे सेनापति रणवीर के घर से होने की बात बताने ही वाले थे, लेकिन वीर ने उन्हें रोक दिया। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी, तो वीर के पास इसे सुझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अंदर से वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने शिकायत कर रही लड़कियों को देखकर मुस्कुराया और अपनी थैली से सोने का एक सिक्का निकालकर चाचा लिन के ठेले पर रखते हुए धीरे से कहा, देवियों, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये रहा आप लोगों के लिए न्याय, 5 गुना ज्यादा कीमत। चाची लिन चौंक गईं और जल्दी से सोने का सिक्का वीर के हाथ में वापस करने की कोशिश की। छोटे मालिक वीर, हम यह नहीं ले सकते। खुले पैसे की जरूरत नहीं है, इसे भविष्य की खरीदारी का भुगतान समझें। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी विरोध को रोकते हुए उसकी विनम्र नजर ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। छोटे विक्रेता होने के कारण वे दुनियादारी में काफी तेज थे। चाची लिन तुरंत समझ गईं और उन्होंने जोर नहीं दिया। वीर ने फिर कहा, कृपया चाचा लिन, 5 हिस्से बना दें। हाँ, जरूर। चाचा लिन तुरंत मान गए। उनकी पत्नी ने भी अब और विरोध नहीं किया, तो उन्होंने बस बनाना शुरू कर दिया। वीर को इतने फालतू तरीके से व्यवहार करते देख लाइन में खड़ी अन्य लड़कियां अपना गुस्सा नहीं दबा पाईं। 5 गुना ज्यादा कीमत पर भी एक कुरकुरी मिठाई उनके लिए सस्ती थी, लेकिन वे मूर्ख नहीं दिखना चाहती थीं। जल्दी ही वीर के हाथों में 5 हिस्से आ गए और उसने एक थैली युवराज सूर्यकांत को दी और भीड़ से बाहर निकल गया। इतनी सारी, वीर, क्या तुम ये सब खत्म कर पाओगे?
युवराज सूर्यकांत ने वीर द्वारा दी गई थैली को पकड़े हुए एक टुकड़ा खाया और कहा, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें ये पसंद है। वीर मुस्कुराया और गाड़ी के सामने लौट आया, जहां उसने सेवक रामू और सेवक काका को गाड़ी के पीछे खड़े देखा। उसने उन दोनों को एक एक थैली दी। छोटे मालिक, क्या आप अभी तक प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर नहीं गए हैं? नाश्ता लेते हुए सेवक काका ने वीर की ओर आश्चर्य से देखा। वीर ने जवाब दिया, पहले मुझे अपना पेट भरना होगा, है ना? सेवक काका अवाक रह गए, लेकिन वीर के साथ 5-6 साल तक रहने के बाद वह छोटे मालिक के स्वभाव को समझने लगे थे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनके पास निमंत्रण था। वीर गाड़ी के सामने लौटा और सेवक रामू को देखा, जो गाड़ी की सीट पर बैठा था। हालांकि रामू जलकुंज अखाड़े से था, वह सामान्य दिनों में वीर के प्रति बहुत विनम्र था, इसलिए वीर ने उसे भी एक हिस्सा दिया। धन्यवाद, छोटे मालिक वीर। रामू ने जल्दी से दोनों हाथों से लिया, खड़ा हो गया और आभार व्यक्त किया। तुरंत ही उसने सेवक काका की तरह ही जिज्ञासा दिखाई और पूछा, छोटे मालिक वीर, क्या आप अभी तक प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर नहीं गए हैं? मैं खाने के बाद जाऊंगा, वीर ने कहा। सेवक रामू थोड़ा हैरान था। छोटे मालिक और छोटी मालकिन अब तक पहाड़ के दरवाजे के अंदर पहुंच चुके होंगे और यहाँ छोटे मालिक वीर अभी भी पहाड़ की तलहटी में घूम रहे थे। वास्तव में, जैसा कि अफवाहें कहती थीं, वह वाकई में बेफिक्र थे। खाने पीने के बाद वीर अधीर युवराज सूर्यकांत के साथ भीड़ से होते हुए प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर पहुंच गए। इसे सीढ़ी कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक लंबी सीढ़ियों की श्रृंखला थी। कहा जाता है कि कला केसरी अकादमी के प्रवेश द्वार तक 1000 सीढ़ियां थीं। ये कला केसरी अकादमी की पहली परीक्षा भी थी। सिर्फ 1000 सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के दूसरी तरफ जंगल के बगल में कुछ बंदर दानव कूद रहे थे। हालांकि वे दानव प्राणी थे, उन्हें कला केसरी अकादमी द्वारा पाला गया था। जो लोग प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते थे, उन पर ये बंदर दानव चढ़ाई के दौरान हमला करते थे। यदि कोई हमलों से बचते हुए 10 सांसों के भीतर चोटी पर नहीं पहुंच पाता था, तो उसे पहली चुनौती में असफल माना जाता था। ये परीक्षा किसी भी तरह से आसान नहीं थी। सिर्फ चढ़ने के लिए भी शक्ति मार्ग क्षेत्र के 6ठे या 7वें स्तर के किसी व्यक्ति की ताकत की आवश्यकता थी। हमलों से बचने की जरूरत का तो कहना ही क्या, जो अवलोकन और गति तकनीक की सच्ची परीक्षा थी। मालकिन, ये चुनौती काफी मुश्किल लगती है। भीड़ में एक छतरी पकड़े हुए एक नौकरानी ने अपनी बगल में खड़ी सफेद कपड़े पहनी युवती से घबराकर कहा। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक छोटी सी पहली परीक्षा है जो मुझे नहीं हरा पाएगी, युवती ने शांत आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी नजर भीड़ में घूम गई। इस चुनौती की तुलना में इन लोगों में कुछ मजबूत प्रतियोगी भी लगते हैं। अपनी उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि के साथ सिया सियालन ने चारों ओर देखते हुए कई महान परिवारों से आए लोगों को देखा। उनमें से कुछ की स्थिति सिया परिवार से ऊंची थी, जबकि कुछ की थोड़ी कम। मालकिन, वह दो लोग किंगजोऊ के सेनापति रणवीर के घर के छोटे मालिक लगते हैं। नौकरानी पंजों के बल खड़ी होकर चारों ओर देखते हुए अचानक बाईं ओर एक जगह की ओर इशारा किया। सिया सियालन ने नजर उठाए, आस्तीन के पैटर्न को पहचाना और धीरे से सिर हिलाया। सही। जैसे ही वह ध्यान दे रही थी, वे दोनों पुरुष भी प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने वाले थे। सिया सियालन का दिल धड़का और वह भी तुरंत आगे बढ़कर पंजीकरण कराने लगी। सेनापति रणवीर के घर से क्या हुआ? मैंने सुना है कि ली परिवार सभी सच्चे अजगर हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी कम हूँ। सिया सियालन ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जो एक जिद्दी लड़ाई की भावना को दर्शा रही थी। उम्र, जन्मस्थान, नाम, जीजो, सिया परिवार। पंजीकरण कर्मचारी के सामने सिया सियालन ने केवल अपना पारिवारिक नाम बताया। पहली चुनौती के लिए पंजीकरण काफी लापरवाह था। नाम सिया परिवार सुनकर कर्मचारी ने युवती की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। क्या तुम नियम जानती हो? कोई भी तरीका हो, बस 10 सांसों के भीतर चोटी पर पहुंचो। 10 सांसें, ये बहुत लंबा है, एक शानदार कपड़ों में एक युवक ने बगल से उदासीनता से कहा। सिया सियालन ने उसकी ओर देखा, उसे दूसरे राज्य के एक जाने माने परिवार का वंशज पहचानते हुए, और उसकी नजर और भी चमकदार हो गई। मालकिन, वे सभी अभिजात वर्ग हैं, क्या हमें अगले बैच का इंतजार करना चाहिए? उसके बगल में एक नौकरानी घबरा कर झिझकी, युवती की आस्तीन को खींचते हुए। डरने की क्या बात है? सिया सियालन की आंखें शानदार ढंग से चमक उठी। दुनियादारी में जो मायने रखता है, वह किसी की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि सच्ची मार्शल शक्ति है। बोलने के बाद उसने अपनी नौकरानी को आज्ञापूर्वक वहीं इंतजार करने का निर्देश दिया और दूसरों के पीछे मैदान में चली गई। वह चुपके से खुद की तुलना करना चाहती थी। तैयार हो जाओ। उनके बगल में एक बुजुर्ग जो ध्यान में लगे हुए लग रहे थे, उन्होंने अपनी पलकें उठाईं और हल्के से बोले। सभी ने अपनी सांसें समायोजित की और अपने जोड़ों को ढीला किया। सूर्यकांत, जाओ। वीर ने मुस्कुराते हुए युवराज सूर्यकांत को प्रोत्साहित किया। बच्चा इस चुनौती को अपनी क्षमताओं पर निर्भर होकर पार करने पर जोर दे रहा था, और वीर उसे जाने दे सकता था। हाँ,
युवराज सूर्यकांत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दूसरों ने वीर की ओर देखा, उनके शब्द कुछ अजीब लगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उसी क्षण बुजुर्ग के आदेश का पालन करते हुए 10 से ज्यादा लोग एक साथ हरकत में आए। पहाड़ से उठी हवा की सनसनाहट। एक भयंकर हवा अचानक बगल से बह गई और युवराज सूर्यकांत का शरीर एक तोप के गोले की तरह बाहर निकला, विस्फोट करते हुए आगे बढ़ गया। जहां वह खड़ा था वहां एक गहरा निशान छोड़ गया। पलक झपकते ही वह 100वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। फिर एक और कदम के साथ वह एक तूफान की तरह आगे बढ़ा, तेजी से चोटी पर पहुंच गया। कुल मिलाकर उसे केवल 3 सांसें लगीं। वीर जानता था कि युवराज सूर्यकांत के लिए, जिसने चक्र स्वर्ग क्षेत्र पूर्णता प्राप्त कर ली थी, यह अपनी पूरी ताकत लगाने के बराबर नहीं था। जब सिया सियालन ने युवराज सूर्यकांत के शरीर को बाहर निकलते देखा तो उसकी प्यारी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर वह भी अचानक अपनी शक्ति से बाहर निकली, एक सफेद प्रकाश में बदल गई और तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन जल्दी ही पीछे रह गई। बीच रास्ते में एक दानव बंदर ने अचानक हमला किया, लेकिन वह अच्छी तरह से तैयार थी। एक तितली जैसी स्पिन के साथ चालाकी से बच गई और कुछ छलांगों के बाद वह आखिरकार चोटी पर पहुंची। उसने गिना 7 सांसें। जब वह पहुंची तो कई अन्य लगभग उसी समय चोटी पर पहुंच गए। 10 सांसों के बाद 12 लोगों में से केवल 7 ही पास हुए। चोटी पर खड़े लोगों ने छोटे और मोटे व्यक्ति को जटिल भावों के साथ देखा, उनकी आंखों में सदमे का एक संकेत था। जिस गति से युवराज सूर्यकांत विस्फोट कर गया था वह भयानक थी। उसके आंदोलन से उत्पन्न हवा में ही एक बाघ की दहाड़ की ताक थी। क्या ये सेनापति रणवीर के घर का चमत्कार है? अंतर बहुत बड़ा है। सिया सियालन का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने छोटे मोटे लड़के को देखा जो उससे 1 या 2 साल छोटा लग रहा था। अंदर ही अंदर एक अत्यंत असहज भावना महसूस कर रही थी, हार की एक गहरी भावना। इस समय किसी ने देखा कि सेनापति रणवीर के घर के 2 लोगों में से केवल एक ही चोटी पर पहुंचा था। कुछ ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा कि सीढ़ी पर एक व्यक्ति इत्मीनान से चल रहा था और उसके चारों ओर के दानव बंदरों ने कोई हमला नहीं किया। वीर युवराज सूर्यकांत मुड़ा और उसका अभिवादन करने के लिए हाथ हिलाया। जल्दी ही वीर भी चोटी पर पहुंच गया। मुस्कुराते हुए युवराज सूर्यकांत की ओर देखा। क्या वह भी पास हो गया? किसी ने आश्चर्य और संदेह में पूछा। लेकिन क्या 10 सांसें बहुत पहले नहीं बीत गईं? भीड़ भ्रमित थी। चोटी पर एक बुजुर्ग भी था जो उम्मीदवारों को सत्यापित करने का प्रभारी था। उनकी चर्चा सुनकर उन्होंने उदासीनता से कहा, आप सभी पास हो गए हैं, दूसरी चुनौती पर जाएं। वहीं आप अपनी जान गंवा सकते हैं। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आप हार मान सकते हैं। आखिरकार अन्य महान परिवार भी शिष्य लेंगे। बयान ने सभी को अवाक कर दिया और उनके आत्मविश्वास को व्यक्त किया। क्या वह भी पास हो गया? सिया सियालन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वीर की ओर इशारा करते हुए। बेशक, उसके पास निमंत्रण है, बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। निमंत्रण? कला केसरी अकादमी के पास वास्तव में निमंत्रण है। सभी की आंखें खुली रह गईं और वे चकित थे, साफ तौर पर पहली बार ऐसी चीज के बारे में जान रहे थे। जब सभी संघर्ष कर रहे थे तो क्या कोई ऐसा था जिसने बस एक नाव ली? और यह नाव का टिकट कला केसरी अकादमी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। वीर ने सफेद कपड़े पहनी सीधी सादी युवती को देखकर मुस्कुराया, उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए। उसने अपनी छाती की जेब से निमंत्रण निकाला, उसे हिलाया और फिर सीधे अपने रास्ते पर चला गया। सिया सियालन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसे अपने पहले के शब्द याद आए कि दुनियादारी में सफलता मार्शल कौशल पर निर्भर करती है। मार्शल कौशल पर उसका ध्यान गया। उसकी सफलता शक्तिशाली समर्थन होने से आई। वीर के दिखावे से नाराज होकर उसने जोर से अपना पैर पटका और फिर अपने दांत पीसते हुए उसके पीछे चली गई। जल्दी ही वे दूसरी चुनौती पर पहुंचे। चोटी से कुछ ही दूर एक चट्टान थी और उसके नीचे चेन लगाई गई थी जो दूसरी तरफ से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक चेन अगली से काफी दूरी पर थी, जिसका मतलब था कि कोई भी एक समय में केवल एक चेन पर ही कदम रख सकता था। 10,000 फीट की खाई एक अकेली चेन पर चलकर पार करनी थी। कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। सिया सियालन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी हथेलियों पर पसीना आ गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने आगे की 2 घमंड भरी मूर्तियों पर एक नजर डाली। यहाँ वह अभी भी निमंत्रण पर निर्भर नहीं हो सकता था, है ना? उसने मन ही मन ताना मारा। चट्टान के किनारे पर वीर और उनके समूह के अलावा कई अन्य लोग भी थे जो रुक गए थे, समय समय पर चारों ओर देख रहे थे। साफ तौर पर चट्टान से गिरना निश्चित मृत्यु का मतलब होगा। इस तरह के खतरे ने कई लोगों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। और इस समय लोहे की चेन पर 7 या 8 लोग थे, प्रत्येक अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ शांत थे, लोहे की चेन पर चल रहे थे। हिलती हुई चेन सागर की लहरों की तरह थी, लेकिन वे उन पर जरा भी असर नहीं डालती थी, क्योंकि उनके पैर गोंद की तरह मजबूती से चिपके हुए थे। कुछ ने अपने हाथ चौड़े कर लिए थे, संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, धीरे धीरे और हिचकिचाते हुए चल रहे थे।
कुछ ने एक कम सुंदर लेकिन अत्यंत स्थिर तरीका चुना था, जो कि चेन को गले लगाकर रेंगना था। अगर यह सिर्फ चेन पर रेंगने की बात होती तो लगभग हर कोई इसे कर सकता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह चुनौती साहस की परीक्षा थी। इतनी ऊंचाई के सामने कौन नहीं डरता? अगर आप में इतना भी साहस नहीं है तो आप राक्षसों का सामना कैसे करने की हिम्मत करते हैं? उन 7 लोगों में से जो अभी अभी परीक्षा पास करके आए थे, एक शानदार कपड़ों में एक युवक के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसने आगे बढ़कर छलांग लगाई और चेन पर स्थिर रूप से उतर गया। साफ तौर पर उसने एक सुरुचिपूर्ण तरीका चुना, बस पार चला गया, और इसके अलावा उसने अपने हाथ भी पीछे बांध रखे थे, एक शांत और शांत हवा का अनुभव करा रहा था। इस युवक के कार्यों ने तुरंत कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, सभी आश्चर्यचकित थे और जल्द ही कुछ ने उसकी पहचान को पहचान लिया। बादल के पैटर्न वाली आस्तीनें, वह युनझोऊ के सुपरिवार से है। सुपरिवार, मैंने सुना है कि वे युनझोऊ के 3 महान अभिजात परिवारों में से एक हैं, जिनकी गहरी विरासत है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का इतना बहादुर है। युनझोऊ की सीमाएं दानव की घटनाओं से भरी हैं, उसने अपनी बहादुरी का अभ्यास बहुत पहले ही कर लिया होगा। कई लोग आपस में बात करने लगे और जो लोग हिचकिचा रहे थे उनकी आंखों में संघर्ष दिखाई दिया। वीर, चलो हम भी चलते हैं। किसी को आगे बढ़ते देखकर युवराज सूर्यकांत थोड़ा असहज हो गया और उसने वीर से बात की। वीर चट्टान के किनारे पर चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसे कला केसरी अकादमी से कोई नहीं मिला, जिससे वह थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। तर्कसंगत रूप से कला केसरी अकादमी को उनसे यहाँ मिलने के लिए किसी को भेजना चाहिए था, अन्यथा निमंत्रण भेजने का क्या मतलब था? ठीक है, किसी का इंतजार नहीं कर पाने पर वीर को केवल युवराज सूर्यकांत से सहमत होना पड़ा। इस चुनौती में धोखा देने का कोई तरीका नहीं है। सिया सियालन ने वीर पर ताना मारा। साफ तौर पर वह इस बात से काफी नाराज थी कि वीर ने पहली चुनौती में अपने रुतबे का इस्तेमाल किया था, उसे यह अनुचित लग रहा था। ऐसा है। वीर ने लड़की की ओर आश्चर्य से देखा, ये सोचकर कि क्या वह उसके परिवार की स्थिति को जाने बिना उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करती थी। लेकिन उसने उससे झगड़ा करके खुद को नीचा नहीं दिखाया। वह कहावत क्या है? वीर ने कुछ देर सोचा और उसे जवाब दिया, छोटी बहन, जब तुम दुनिया में होती हो तो सिर्फ मुट्ठी या तुम्हारे पीछे कोई होना ही मायने नहीं रखता। सिया सियालन ने भौहें से कोड़ी। ये बहुत कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने पहले कहा था। क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई होना काफी नहीं है, तुम्हें अपने से पहले भी किसी की जरूरत होती है। वीर युवती पर हल्के से हंसा, फिर उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक अलौकिक उदासीनता दिखाई दी और धीरे से बोला, छोटे भाई, चलो। वीर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं? युवराज सूर्यकांत अच्छी तरह से समझता था। उसने घर के बुजुर्गों से सुना था कि वीर की क्षमता कम थी और वह केवल शरीर शोधन का अभ्यास कर सकता था। उसने कभी भी वीर को अभ्यास करते नहीं देखा था, इसलिए उसने इस तरीके का अनुमान लगाया था और वह कभी भी वीर को शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देगा। वीर ने हल्के से मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। युवराज सूर्यकांत ने संकेत समझा और विनम्रतापूर्वक झुक गया। वीर ने बिना किसी झिझक के उसकी पीठ पर छलांग लगाई, फिर उसने बगल में खड़ी लड़की की ओर हाथ हिलाया, जो आश्चर्य से घूर रही थी। दूसरी तरफ मिलते हैं। जैसे ही शब्द गिरे, युवराज सूर्यकांत अब और इंतजार नहीं कर सका, आगे बढ़ा, 10 मीटर की छलांग लगाई और सीधे चेन पर उतर गया। चेन जोर से हिली, लेकिन वीर को अपनी पीठ पर लिए हुए युवराज सूर्यकांत हिलने के साथ चला। उसके पैर चेन से ऐसे चिपके हुए थे जैसे कि गोंद से चिपके हों। चेन के पूरी तरह से स्थिर होने का इंतजार किए बिना युवराज सूर्यकांत ने फिर पूरी गति से दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वह ठोस जमीन पर हो। अपने चक्र स्वर क्षेत्र पूर्णता के साथ और मार्शल कला के क्षेत्र में खेती तकनीकों और रुख नींव के वर्षों के अभ्यास के साथ, ये चुनौती उसके लिए बच्चों का खेल थी। चेन पर तेजी से दौड़ते हुए व्यक्ति को देखकर सिया सियालन के अलावा किनारे पर खड़े सभी लोगों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्होंने पहले भी दिखावे करने वालों को देखा था, लेकिन इतना जबरदस्त कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर था, है ना? इसके अलावा वे ठोस जमीन पर भी इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते थे। साथ ही वह किसी को अपनी पीठ पर ले जा रहा था। एक बार जब उन्होंने दोनों पुरुषों के कपड़ों को पहचान लिया, तो किसी ने किंगजोऊ के प्रमुख परिवार से होने के रूप में उनकी पहचान कर ली और उन्हें एहसास हुआ। फिर भी वे थोड़ा सदमे में महसूस किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे कहते हैं कि देखना ही विश्वास करना है, और आज का सामना सभी अफवाहों से परे था। जल्दी ही सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए युवक, जो पहले चेन पर गया था, उसे तेजी से दौड़ते हुए युवराज सूर्यकांत ने पीछे छोड़ दिया। बाद वाला अपने हाथ पीछे बांधकर इत्मीनान से चल रहा था, जब तक कि उसके बगल से हवा का एक झोंका नहीं गुजरा, और केवल तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। जल्दी ही युवराज सूर्यकांत दूसरी तरफ पहुंच गया। 1000 जांग लंबी चेन क्षितिज तक फैली हुई पहाड़ों के बीच धुंध से गुजर रही थी। युवराज सूर्यकांत के दौड़ते हुए शरीर ने बहुत सारी धुंध को तितर बितर कर दिया था, और दूसरी तरफ पहुंचने पर उसके उतरने ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
वीर ने उसके कंधे पर थपथपाया, उसकी पीठ से छलांग लगाई और चारों ओर देखा। साफ तौर पर वे सबसे पहले आने वालों में से नहीं थे। यहाँ कई लोग थे जो पहले के चरणों को पार कर चुके थे, और इन उम्मीदवारों के सामने कला केसरी अकादमी के शिष्य थे जो अकादमी की वर्दी पहने हुए थे। वे सभी 17 या 18 साल के थे, काले और सफेद कपड़े पहने हुए थे जो एक सुरुचिपूर्ण और दिव्य एहसास देते थे। बेशक ये रूप आकर्षक लोगों पर अच्छा लगता था, जबकि मजबूत या कम उल्लेखनीय विशेषताओं वाले लोगों पर ये थोड़ा सा भद्दा हो जाता था। वह कौन है? वह इतना प्रभावशाली है। वह यहाँ दौड़कर आया, किसी को अपनी पीठ पर लेकर। एक में उठाने की हिम्मत है और एक में उठने की हिम्मत है। चुप रहो, सावधान रहो, वेली परिवार के सेनापति रणवीर के घर से लगते हैं। दर्जनों दर्शक उत्साहित होकर चर्चा कर रहे थे। युवराज सूर्यकांत आगे बढ़ा और कला केसरी अकादमी के एक युवक के पास पहुंचा। उससे पूछा, क्या यहाँ कोई चुनौती है? सही, यह आखिरी है। युवक ने साफ तौर पर युवराज सूर्यकांत की पहचान को पहचान लिया था, क्योंकि कई सालों तक किंगजोउ शहर में पढ़ाई करने के बाद और सेनापति रणवीर के घर से ज्यादा दूर नहीं होने के कारण उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। इस चुनौती को पास करने के लिए आपको हमारे खिलाफ एक राउंड तक टिकना होगा। यदि पहली चुनौती किसी के बुनियादी कौशल का परीक्षण करना था और दूसरी मार्शल साहस का परीक्षण करना था, तो तीसरी चुनौती नए लोगों को यह दिखाना था कि कौन मालिक है। ये सुनकर युवराज सूर्यकांत की आंखों में तुरंत लड़ने की भावना आ गई। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, उन्होंने ये कहा, फिर एक सैन्य शिष्टाचार के रूप में मुट्ठी से सलाम किया, और फिर वह कुछ कदम पीछे हट गया, एक लड़ने का रुख अपनाते हुए। आप एक हथियार का चयन कर सकते हैं, युवक ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। ये सिर्फ एक राउंड है, जरूरी नहीं है, युवराज सूर्यकांत ने कहा। युवक की आंखें थोड़ी चमक गईं, थोड़ा अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन ये याद करते हुए कि ली परिवार के लोग प्रतिभाशाली थे, उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और पानी को परखने के लिए कुछ उत्सुक था। तुरंत ही उसने भी एक तलवार का उपयोग करना छोड़ दिया, अपनी मुट्ठी उठाई और शरीर को घुमाते हुए मुक्कों के साथ आगे बढ़ा। उसके मुक्कों की ताक ने हवा पैदा की, एक दहाड़ते हुए बाघ और एक काटते हुए भेड़िए की तरह भयंकर। युवराज सूर्यकांत, हालांकि, अपने पैरों के काम के साथ चला, एक छेद में फिसलने वाली एक मछली की तरह चिकना, तरल रूप से चला, इससे पहले कि अचानक एक मुक्का वापस मारने के लिए घूम गया। एक जोरदार धड़ाम के साथ उनकी मुट्ठियां टकराईं और युवक वास्तव में 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया, जबकि युवराज सूर्यकांत ने केवल अपना रुख मजबूत किया और वहीं पर स्थिर रहा। युवक के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया, हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, उस मुक्के में 10,000 पाउंड की ताकत थी। ये जो त्यान क्षेत्र की तीसरी परत के आसपास के एक अभ्यासकर्ता के बराबर था। ये प्रवेश परीक्षा के लिए मानक से कहीं ज्यादा था, आखिरकार न्यूनतम आवश्यकता शक्ति मार्ग क्षेत्र की पूर्णता थी। क्या वह एक गलत कदम से लगभग अपना चेहरा खो देता? कम से कम ये जो त्यान क्षेत्र की 5वीं या यहाँ तक की 8वीं परत की ताकत है, या शायद एक शीर्ष स्तरीय क्यूई परिसंचरण कौशल, या एक मध्याह्न उद्घाटन कौशल की खेती। युवक की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। वास्तव में अफवाहें झूठी नहीं थीं। ली परिवार के वंशज राक्षसों की तरह थे, अनगिनत संसाधनों से भरे हुए थे, जो अपने साथियों से कहीं ज्यादा थे। अन्य लोग एक ही मुक्के से युवक को नुकसान में गिरते हुए देखकर सभी चकित थे, युवराज सूर्यकांत को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह एक राक्षस हो। क्या ये सेनापति रणवीर के घर का चमत्कार है? इस समय चेन खड़खड़ाहट की और कई लोग कूदे और उतरे, विशेष रूप से युनजोऊ के सुपरिवार के युवक और सिया सियालन सहित अन्य लोग। कला केसरी अकादमी के अन्य छात्रों ने तुरंत नए लोगों को नियम बताए, और आवश्यकताओं को सुनकर उनके भाव कुछ हद तक गंभीर हो गए। आखिरकार, कला केसरी अकादमी के लिए योग्य होने के लिए उन्हें प्रतिभा की सीमा को पूरा करना होगा, लेकिन उनके विरोधियों ने कई सालों की कड़ी मेहनत की थी, जिससे इस चाल का मुकाबला करना आसान नहीं था। सिया सियालन के मन में तेजी से विचार आए क्योंकि उसने अपने बगल में वीर पर नजर डाली, और ये देखकर कि वह अभी भी मौजूद था, उसकी आंखों में स्वाभाविक रूप से झुंझलाहट का एक निशान चमक गया। वह जानती थी कि उसके पास एक निमंत्रण था और वह संभवतः इस चुनौती को बाईपास कर देगा। जो लोग विभिन्न खतरों से जूझकर चुनौतियों को पार कर चुके थे, उनकी तुलना में उसका रास्ता लगभग एक सैर जैसा था, उनकी उत्पत्ति की ऐसी असमानता थी। ये तुम्हारी बारी है, वीर के बगल में एक लंबा और मजबूत युवक ने कहा। वीर हल्के से मुस्कुराया और सिया सियालन के, जैसा कि अपेक्षित था, के भाव के तहत उसने अपना निमंत्रण निकाला। मेरे पास एक निमंत्रण है। उसका यहाँ ऊर्जा बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था, युवराज सूर्यकांत की तरह दूसरों को धमकाना। निमंत्रण। सभी की आंखें आश्चर्य और ईर्ष्या के मिश्रण के साथ मुड़ गईं। मजबूत युवक क्षण भर के लिए चकित रह गया, उसने कुछ अफवाहें पहले ही सुन ली थीं। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, निमंत्रण की एक पल के लिए जांच की, और फिर उसे वीर को वापस कर दिया। हालांकि तुम्हारे पास निमंत्रण है, तुम्हें अभी भी बुनियादी परीक्षण से गुजरना होगा, मैं थोड़ा आराम दे सकता हूँ। वीर हक्का बक्का रह गया।
युवक जिसने युवराज सूर्यकांत का परीक्षण किया था, अन्य कला केसरी अकादमी के छात्रों के साथ, जो परीक्षण के प्रभारी थे, सभी ने गुप्त रूप से माथे पर हाथ रखा। ओह नहीं, उस जिद ने फिर से हमला कर दिया था। चलो, मजबूत युवक के शरीर में बहते हुए क्यूई का उछाल आया, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। वीर मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, क्या आप जानते हैं कि निमंत्रण का क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैं पीछे हट जाऊंगा। आपको कम से कम कुछ दिखाना होगा, या दूसरों को लग सकता है कि हमारी कला केसरी अकादमी शक्तिशाली लोगों को संतुष्ट करती है और पिछले दरवाजे से आसान पहुंच प्रदान करती है। मजबूत युवक ने गंभीरता से कहा, उसकी गंभीर नजर टिकी हुई थी। वीर चुप हो गया। कहा जाता है कि 1000 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और स्पष्ट रूप से, यह मजबूत युवक अधिक सीधे, जिद्दी प्रकार से संबंधित था। हम्फ। सियालन मदद नहीं कर सकी लेकिन जोर से हंसी, उसकी उज्ज्वल आंखें वीर को देखकर मजा ले रही थीं। उसने सोचा था कि वह आसानी से फिसल जाएगा, लेकिन अब वह एक अनोखे व्यक्ति से मिला था। उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि मजबूत युवक का खुरदुरा बाहरी रूप काफी सुंदर लग रहा था। आप अपनी पसंद का कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूत युवक ने गंभीरता से कहा, पास के हथियार रैक की ओर इशारा करते हुए। वीर को थोड़ा असहाय महसूस हुआ, लेकिन वह गंभीर युवक से नाराज नहीं था। आखिरकार, पूरी तरह से होना कोई दोष नहीं था। वह हथियार रैक के पास पहुंचा, एक तलवार का चयन किया, और मजबूत युवक का सामना करने के लिए वापस आ गया। एक तलवार का उपयोग कर रहे हो? मजबूत युवक की नजर थोड़ी बदल गई और उसने सिर हिलाया, तो तुम पहली चाल करो। उसने भी अपनी पीठ से तलवार निकाली, उसकी आंखों में एक तलवारबाज की गंभीरता दिखाई दी। तुम पहले जाओ, वीर ने कहा। अगर मैं पहले हमला करूं, तो तुम्हें मौका नहीं मिल सकता है, मजबूत युवक ने शब्द दर शब्द कहा। ठीक है, वीर ने सांस छोड़ी, और एक लापरवाही से झटके के साथ उसने अपनी तलवार लहराई। तलवारबाजी। गिरती बर्फ। सियालन ने अचानक महसूस किया जैसे उसके सामने बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों, उसके शरीर पर एक ठंडी पाला हमला कर रहा हो, जिससे वह ऊपर देखने के लिए प्रेरित हुई। ये पतझड़ है, बर्फ क्यों गिर रही है? क्या बर्फ गिर रही है? नहीं, लेकिन सभी की आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े अचानक नीचे तैरने लगे हों। ये बर्फ के टुकड़े उस क्षेत्र के भीतर पाए गए जहां वीर खड़ा था, तलवार के किनारे के 3 फीट के भीतर। प्रत्येक टुकड़े में तीखी ठंड थी, तलवार की रोशनी का एक प्रतिबिंब था, बहुत कुछ तलवारबाजी के नाम की तरह, गिरती बर्फ। स्तर था, सच्चा रूप। वीर के सामने, मजबूत युवक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, सदमे में स्थिर खड़ी थीं। उसके विचार में, अनगिनत बर्फ के टुकड़े एक तूफान की तरह बह रहे थे, अशांत, फिर भी वह तूफान युवक की हथेली में पकड़ा हुआ था, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को पकड़े हुए हो। काटने वाली ठंड उसके ऊपर नहीं बही, केवल तूफान के भीतर से, बर्फ के टुकड़ों की एक परत धीरे से बाहर निकलने लगी, जो उसके अपने गाल पर तैर रही थी। ठंडा। मजबूत युवक ने अवचेतन रूप से इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक दर्द की भावना महसूस करते हुए, लेकिन कोई खून नहीं देखा। उसकी नजर स्थिर हो गई, उसका शरीर वहीं पर तना हुआ था जहां वह खड़ा था, एक बहादुर तलवारबाज की तरह तलवार पकड़े हुए था, लेकिन उसकी बांह बिना किसी और कार्रवाई के कांप उठी। जल्दी ही, जैसे कि पलक झपकते ही, बर्फ के टुकड़े जो एक भ्रम की तरह आकाश को भर रहे थे, गायब हो गए। वीर ने लापरवाही से तलवार को हथियार रैक पर वापस फेंक दिया, तिरछे म्यान में फिसलते हुए, और हिल्ट के बंद होने की खनक के साथ, बर्फ के टूटने की तरह, मजबूत युवक अपनी तंद्रा से बाहर आ गया, उसका शरीर हिल गया, और बाकी लोग भी अपने सदमे से जाग गए। अभी, सभी एक सपने में गिर गए लग रहे थे। लेकिन क्या ये वाकई एक सपना था? दृश्य अजीब तरह से शांत हो गया। जब तक वीर की मुस्कुराती हुई आवाज ने शांति को तोड़ा नहीं, पूछते हुए, अब क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने परीक्षा पास कर ली है? मजबूत युवक होश में आया और हकलाया, तुम जीत गए हो। मुक्कों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ था, क्योंकि वे समान रूप से मेल नहीं खाते थे, और उसके पास अपनी तलवार खींचने का साहस भी नहीं था, वह पूरी तरह से हार गया था। कला केसरी अकादमी के अन्य छात्र वीर को डरे हुए देख रहे थे, उन्होंने सोचा था कि युवराज सूर्यकांत पहले से ही बहादुर और अद्वितीय था, कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी ज्यादा अतिरंजित होगा। वह किस तरह की तलवारबाजी थी? ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय स्तर की थी, यहाँ तक कि पूर्णता के शिखर पर प्रदर्शित की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ऐसा सोचा, हालांकि गिरती बर्फ तलवार कौशल उच्च श्रेणी का था, अपने सच्चे रूप की शक्ति के तहत, एक अद्वितीय और परिपूर्ण तलवारबाजी भी थोड़ी हीन लगेगी। क्या उत्कृष्ट तलवारबाजी है! हे भगवान, यह एक भ्रम देखने जैसा था, मैंने वास्तव में बर्फ के टुकड़े देखे। मैं भी। ये बहुत अतिरंजित है। सेनापति रणवीर के घर से तलवारबाजी शीर्ष स्तरीय होनी चाहिए, उसने इसे पूर्णता तक अभ्यास नहीं किया होगा, है ना? इसमें कितना समय लगेगा? जैसे ही भीड़ होश में आई, वे सभी सदमे में वीर की ओर देखने लगे। सेनापति रणवीर के घर की प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुनने के बाद आज उनकी आंखें वास्तव में खुल गईं।
सिया सियालन ने वीर की ओर बेसुध होकर घूर कर देखा, ऐसी शानदार तलवारबाजी के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वीर ने अपनी योग्यता पर पहली दो चुनौतियों को पास करने के लिए योग्य था। क्या ये सेनापति परिवार में उसके साथियों की क्षमता थी? क्या वे सभी वास्तव में ऐसे अलौकिक प्राणी थे? वीर भाई, उसके बगल में युवराज सूर्यकांत और भी ज्यादा उत्साहित था। वीर की तलवारबाजी इतनी गहरी होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका नजरिया स्वाभाविक रूप से अन्य महान परिवार के वंशजों की तुलना में ऊंचा था। वह इसे रिया द्वारा प्रदर्शित की गई गिरती बर्फ तलवार कौशल के रूप में पहचान रहा था। लेकिन जिस स्तर पर वीर ने इसे प्रदर्शित किया, वह उन दिनों की रिया से साफ तौर पर बढ़कर था। उसने ये भी महसूस किया कि यह पूर्णता से बढ़कर था। वीर ने उत्साहित युवराज सूर्यकांत की ओर मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके दिल में थोड़ी पुरानी यादें थीं, ये सोचकर कि तलवार कुटीर में उस छोटी लड़की ने इस तलवार कौशल के साथ किस स्तर तक पहुंच गई होगी। आंगन में उसे निर्देश देने के दिनों को याद करते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी बुद्धि एकत्र की और सामने मजबूत युवक से पूछा, तो अब आगे कौन सा रास्ता है? ओह, बस इस रास्ते पर सीधे चलें, आगे आप सभी के लिए एक शिक्षक इंतजार कर रहा है। मजबूत युवक ने जल्दी से जवाब दिया, उसकी आंखों में अनैच्छिक प्रशंसा दिखाई दी। शाही और महान परिवारों का शुरुआती बिंदु वास्तव में साधारण लोगों से अतुलनीय था। वीर ने सिर हिलाया और मजबूत युवक से आगे बढ़ गया, रास्ते की सीढ़ियों पर लापरवाही से चलते हुए। उनके पीछे, लोगों ने उनकी परछाइयों को गायब होते देखा, इससे पहले कि वे वास्तविकता में वापस आते। उसी क्षण, किसी ने अचानक एक सवाल सोचा, उनके पास निमंत्रण क्यों है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी ताकत का मतलब था कि उन्हें बिल्कुल भी मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं थी? जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दूसरों को एहसास हुआ, तुरंत शांत हो गए। उन्होंने मान लिया था कि यह सेनापति रणवीर के घर की शानदार पृष्ठभूमि के कारण था और थोड़ा नाराज महसूस किया, लेकिन अब उन्होंने इसे जाने दिया। सिया सियालन का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया, उसने अपने होंठों को काटा, यह महसूस करते हुए कि उसने दूसरे पक्ष को गलत समझा था। कला केसरी अकादमी सैकड़ों सालों से खड़ी थी, यह एक ऐसी जगह कैसे हो सकती है जो सस्ती प्रसिद्धि की तलाश करती है, शक्तिशाली लोगों के साथ पक्षपाती होकर झुकती है। कला केसरी अकादमी के पहाड़ के अंदर, एक विशाल पत्थर की पट्टिका प्लाजा पर। यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, सभी प्लाजा में पट्टिकाओं को ध्यान से देख रहे थे, उन पर अंकित खेती तकनीकों पर विचार कर रहे थे। प्लाजा के किनारे पर, हालांकि, एक कोने में दो बूढ़े आदमी बैठे थे, उनके बीच एक शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, एक खेल में लगे हुए थे। अरे बाप रे! अचानक, बूढ़े आदमियों में से एक, जो विचारों में खोया हुआ था और मोटे शरीर का था, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं लगभग भूल गया, दो निमंत्रण अभी भी हैं जिन्हें मैंने नहीं पहुंचाया है। तुम्हारा मतलब सेनापति रणवीर के घर से? उसके सामने धूसर चोगा पहने हुए बूढ़े आदमी ने नजर उठाई, हैरान होकर, यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? सेनापति रणवीर के घर के युवा आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। भले ही तुम उन्हें नहीं पहुंचाओ, वे यहां पहुंचने में सक्षम होंगे। अगर कोई और होता, तो ये ठीक होता, लेकिन क्या तुम भूल गए? सेनापति रणवीर का वह बच्चा एक खेती का बेकार है, केवल शरीर शोधन में सक्षम है। इसने लगभग 10 साल पहले काफी हलचल मचाई थी, और अब ये शांत हो गया है। मोटा बूढ़ा आदमी जल्दी से उठ गया, अगर वह दूसरी परीक्षा के दौरान गिर गया और मर गया, तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह धूसर चोगा पहने हुए बूढ़ा आदमी भी चौंक गया, आखिरकार, वह सेनापति रणवीर का एकमात्र बेटा था। उसने जल्दी से कहा, तो तुम जल्दी करो। मोटे बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत एक सीटी बजाई। हवा की एक लहर सुनाई दी और 7 या 8 जांग के पंखों वाला एक बड़ा पक्षी दूर से दौड़कर आया, जिसने पत्थर की पट्टिकाओं के सामने कई युवा लोगों का ध्यान खींचा। पक्षी धीरे धीरे बूढ़े आदमी के सामने उतरा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, धूसर चोगा पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा। जैसे ही उसने अपने दोस्त को पक्षी पर सवारी करते हुए देखा, शतरंज के लिए उसका मूड खराब हो गया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन बड़बड़ाया, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो शुरू में 5 निमंत्रण भेजना बेहतर नहीं होता बजाय एक अतिरिक्त तुच्छ चीज के। जैसे ही उसने बात की, उसने शतरंज की बिसात की ओर देखा। अचानक, जितना ज्यादा उसने देखा, उतना ही कुछ गलत लगा, और उसने जोर से शाप दिया, तुम कछुए के बेटे, जब तुम हारने वाले हो तो भाग रहे हो। मोटा बूढ़ा आदमी शेन यूनकिंग था, वास्तव में बिल्कुल भी हल्का नहीं था। उसने दानव पक्षी की सवारी की, दूसरी परीक्षा की ओर भागते हुए। शतरंज के खेल से भागने के अलावा, वह दूसरी परीक्षा में स्थिति के बारे में वास्तव में चिंतित था, उम्मीद कर रहा था कि वहां बूढ़ा आदमी तांग बच्चे की परिस्थितियों को जानता था और उसे चट्टान को पार करने में मदद करेगा। अचानक, उसकी नजर बदल गई, और उसने नीचे पहाड़ के रास्ते पर देखा, दो लोग बगल बगल चल रहे थे, रेशमी कपड़े पहने हुए और एक विशिष्ट आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। और वह पोशाक और पैटर्न, वह सभी से बहुत परिचित था, ये ली परिवार के सेनापति रणवीर के घर से था। शेन यूनकिंग चकित था और तुरंत अपने वाहन को नीचे उतरने का आदेश दिया।
पक्षी के रोने और भयंकर हवाएं ऊपर से उतरी। वीर और युवराज सूर्यकांत दोनों रुक गए और ऊपर देखा। केवल एक विशाल दानव पक्षी को 3 आंखों के साथ जमीन से कुछ जांग दूर उतरते हुए देखा, ठीक उनके सामने। पक्षी की गर्दन के पीछे एक छोटा बूढ़ा आदमी बैठा था, अपनी गर्दन को उन्हें देखने के लिए फैला रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा पाया है जो उनकी पहचान की पुष्टि करता है, और तुरंत उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह एक छलांग के साथ पक्षी की पीठ से उतर गया। उसने अपना हाथ हिलाया, दानव पक्षी को अपने आप उड़ने दिया, फिर हंसी खुशी दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों सेनापति रणवीर के घर के छोटे मालिक हो, है ना? मुझे यकीन नहीं है कि तुम किस शाखा के छोटे मालिक हो। तुम्हारे नाम क्या हैं? दूसरे पक्ष को इतना विनम्र देखकर वीर और युवराज सूर्यकांत ज्यादा हैरान नहीं थे। आखिरकार उनकी वंशावली बहुत शानदार थी, और साधारण लोग उनसे मिलने पर बहुत विनम्र और विचारशील होते थे, यहाँ तक कि प्रमुख व्यक्ति भी। यह मेरा भाई वीर है, और मेरा नाम युवराज सूर्यकांत है। युवराज सूर्यकांत ने बात की, भोली भली भावना के स्पर्श के साथ, लेकिन उसकी छोटी आंखों ने चतुराई का एक संकेत प्रकट किया। शेन यूनकिंग ने तुरंत वीर पर नजर डाली, और उसके दिमाग में एक लंबे समय से अनुपस्थित स्मृति फिर से आ गई। वह बच्चा जिसे सम्राट यूनेली परिवार के लिए लगभग 10 साल पहले नाम दिया था, वीर ली हाओ, ये वही था। शेन यूनकिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, और उसने उन दोनों को धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए, उन्होंने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं की हैं, है ना? चलो, मैं तुम्हें आगे इकट्ठा होने की जगह पर ले जाऊंगा। उसने मान लिया कि वे अपने निमंत्रण दिखाकर यहाँ तक बिना किसी बाधा के आ गए थे। वीर और युवराज सूर्यकांत इस बूढ़े आदमी से अपरिचित थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में ज्यादा बात नहीं की। वे तीनों इत्मीनान से चले। वीर की नजर चारों ओर घूम गई, पहाड़ों के बीच के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए, और उसने मन ही मन सोचा कि कला केसरी अकादमी का वातावरण वास्तव में सुखद था। अगर वह भविष्य में यहाँ नियमित रूप से रहता, तो कम से कम नज़ारा सुकून देने वाला और ताज़ा करने वाला होगा। जल्दी ही तीनों प्लाजा के अंत में पहुंच गए। यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, जो 3 विशाल पत्थर की पट्टिकाओं को घेरे हुए थे। यह क्या है? युवराज सूर्यकांत ने शेन यूनकिंग की ओर पूछताछ भरी नजर से देखा। उन लोगों में उसने ली यून और उसकी बहन को भी देखा, जो पहले पहाड़ पर पहुंच चुके थे। दोनों सबसे कम भीड़ वाली पत्थर की पट्टिका को घेरे हुए लोगों के समूह में थे। जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, वे कला केसरी अकादमी में प्रवेश के लिए योग्य हैं और उन्हें आधिकारिक शिष्य माना जाता है। शेन यूनकिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए समझाया, लेकिन हालांकि सभी शिष्य हैं, प्रतिभा के अलग अलग स्तर हैं। हमारी कला केसरी अकादमी शिष्यों को ग्रेड ए, बी, सी और डी में विभाजित करती है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर, औसत दर्जे के लोगों को असाधारण लोगों के साथ मिलाने से रोकने के लिए, और कम प्रतिभाशाली लोगों को ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को नीचे खींचने से रोकने के लिए, या ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को कम प्रतिभाशाली लोगों को धमकाने से रोकने के लिए। तो हमारे पास यहाँ ये 3 पत्थर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर 3 अलग अलग खेती तकनीकें अंकित हैं, जिन्हें निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन सभी के पास कठिनाई के अलग अलग स्तर हैं। 3 दिनों के भीतर जो लोग उच्च श्रेणी की खेती तकनीक को समझेंगे, उन्हें ग्रेड ए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जो लोग मध्य श्रेणी की तकनीक को समझेंगे, ग्रेड बी। जो लोग 3 दिनों के भीतर निम्न श्रेणी की तकनीक को समझेंगे, वे ग्रेड सी होंगे, और जो 3 दिनों के भीतर किसी भी तकनीक को नहीं समझेंगे, उन्हें ग्रेड डी में छांटा जाएगा। शेन यूनकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप ग्रेड डी में समाप्त होते हैं, तो प्रत्येक सत्र में आखिरी 3 रैंक वाले छात्रों के लिए एक पुनर्मूल्यांकन होगा। यदि वे पुनर्मूल्यांकन में विफल रहते हैं, तो उन्हें छोड़ने और अपनी पढ़ाई बंद करने की सलाह दी जाएगी। युवराज सूर्यकांत ने अचानक समझ के साथ सुना। वीर ने पूछा, और क्या होगा अगर कोई सलाह पर ध्यान नहीं देता? मुस्कुराते हुए शेन यूनकिंग सवाल पर चौंक गए। छोड़ने की सलाह दी गई लेकिन मना कर दिया। फिर कृपया और ज्यादा समझाएं। शेन यूनकिंग मुस्कुराया, मजाक को छोड़ते हुए, और उन दोनों से कहा, तुम दोनों को भी स्तंभ के सामने देखना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए सीमित स्थान है, और आज हमारे अकादमी में भर्ती का दूसरा दिन है। इसका मतलब है, आज को छोड़कर समझने के लिए केवल एक और दिन बचा है, इसलिए तुम दोनों को जल्दी करनी चाहिए। युवराज सूर्यकांत ने जल्दी से पूछा, क्या होगा अगर कक्षा ए के लिए स्थान भर गए? तो तुम्हें कक्षा बी में जाना होगा, लेकिन चिंता मत करो, 1 महीने में एक चुनौती है। अगर तुम्हें विश्वास है, तो तुम कक्षा ए को चुनौती दे सकते हो और कक्षा बदल सकते हो। शेन किंगयुन हंसा और कहा, आप जिस भी कक्षा में हो, यह एक स्थायी स्थिति नहीं है। खेती एक प्रतियोगिता है। स्वर्ग, राक्षसों और सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्य लोगों के खिलाफ एक संघर्ष है। सबसे ज्यादा संसाधन और सबसे अच्छा इलाज पाने के लिए आपको योग्य होने के लिए हर किसी से ऊपर खड़ा होना होगा। सेनापति रणवीर के घर के भीतर मुख्य रक्त रेखा के वंशज के रूप में उनके माता पिता उन्हें खेती संसाधन प्रदान करेंगे, लेकिन कला केसरी अकादमी में सब कुछ प्रतियोगिता के माध्यम से अर्जित करना पड़ता था।
ये सुनकर युवराज सूर्यकांत ने जल्दी से वीर को उस स्तंभ की ओर खींचा जहां ली यून और उसकी बहन अध्ययन कर रहे थे। साफ तौर पर वह एक बेहतर खेती तकनीक के लिए स्तंभ था। इस विशेष स्तंभ के सामने केवल 1 दर्जन लोग थे। अन्य स्तंभों के सामने 20 से 30 लोग थे। सबसे बड़ी संख्या मध्यवर्ती खेती तकनीकों का अध्ययन कर रही थी। आखिरकार ज्यादातर लोग, हालांकि आत्मविश्वासी थे, फिर भी सुरक्षित विकल्प चुनते थे। वीर ने एक नजर डाली और देखा कि स्तंभ में एक मुक्केबाजी तकनीक दर्ज थी। मुक्केबाजी तकनीक लगभग मार्शल कलाकारों के लिए एक आवश्यक खेती तकनीक है। जब कोई मुक्केबाजी और किक मारना सीख लेता है तो अन्य हथियारों की खेती बहुत ज्यादा प्रभावी और कुशल हो जाती है। उसने ध्यान से देखा और शब्द उसके सामने दिखाई दिए। फ्रेंच समझ हासिल हुई, क्या आप इसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे? वीर ने हाँ चुना। जल्दी ही इस मुक्केबाजी तकनीक का रिकॉर्ड उसके पैनल पर दिखाई दिया, लेकिन यह शुरुआती स्तर पर नहीं था, न ही यह पूर्णता या पूर्णता पर था। बेहतर खेती तकनीक, हवा काटने वाला मुख का सच्चा रूप। 1 कदम, सीमा तक धकेलना। वीर इससे हैरान नहीं था। दूसरे दादा के साथ मछली पकड़ने में बिताए इन 5 सालों के दौरान, भले ही बूढ़ा आदमी यह जानकर नाराज था कि उसने परिवार के मंदिर में आत्मा को नहीं रखा था, फिर भी उसने आत्मरक्षा के लिए उसे कुछ मुक्केबाजी तकनीकें सिखाईं। इसलिए पैनल पर तलवार पथ के अलावा एक और पद दर्ज किया गया था। मुक्केबाजी तकनीक, 6ठे चरण तक उन्नत। मुक्केबाजी तकनीक के अलावा शरीर पथ, तलवार पथ और नियंत्रण पथ जैसे अन्य पथों को भी वीर द्वारा 6ठे चरण तक उन्नत किया गया था। इन 5 सालों में वह रोजाना व्यस्त था और उसके कई कलात्मक कौशल में बहुत सुधार हुआ था। मछली पकड़ना 5 चरण, शतरंज 5 चरण, खाना बनाना 6 चरण, चित्रकला कला 5 चरण, कविता और किताबें 3 चरण, वीणा बजाना 3 चरण। कुल कलात्मक कौशल अंक 27 थे। 24 अंकों का उपयोग करने के बाद 3 अंक बचे थे जिन्हें किसी भी अप्रत्याशित जरूरत के लिए रखा गया था। वीर ने कुछ और करने से पहले एक ही पथ को उसकी चरम सीमा तक धकेलने का इरादा किया था, लेकिन खोजबीन करने के बाद उसने पाया कि प्रत्येक ताव क्षेत्र में हर 3 चरणों में सीमाएं थीं। तीसरे से चौथे चरण तक जाने के लिए किसी को एक आध्यात्मिक जागरण की जरूरत थी। जब खाना बनाने का पथ 6 चरणों के पूर्ण अनुभव तक उन्नत हुआ, तो एक संकेत था जिसमें कहा गया था कि सुधार जारी रखने के लिए खाना बनाने की भावना को समझना आवश्यक था। अगर किसी चीज को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और जुनून से प्यार करना एक मन की स्थिति प्राप्त करने के लिए काफी था, तो एक आध्यात्मिक जागरण के लिए अंतर्दृष्टि और पथ के सार को समझना जरूरी था। खाना बनाना सिर्फ भोजन बनाने के बारे में नहीं है, यह ऐसे व्यंजन बनाने के बारे में है जो ढाल को तोड़ते हैं और उनमें आत्मा को भरते हैं। यही बात शतरंज खेलने पर भी लागू होती है। खेलना सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, इसमें किसी की अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण की भी आवश्यकता होती है। वह तथाकथित दिव्य चाल, एक उल्लेखनीय खेल जो पारंपरिक समझ और धारणा से परे है। वीर जानता था कि यह सिर्फ पैनल की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अगर वह पैनल के बिना सामान्य रूप से अभ्यास करता, तो खेती में कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए उसे भी मन की स्थिति और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करना होगा। दूसरे दादा के अनुसार, ये ऐसे चरण थे जहां किसी भी खेती तकनीक को पहुंचना चाहिए। अन्यथा कोई ज्यादा से ज्यादा एक दूसरी श्रेणी का विशेषज्ञ होगा जो शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेगा। मजबूत होने के लिए किसी को पहले पागलपन के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। कहा जाता है कि आध्यात्मिक जागरण से परे एक और भी ऊंचा क्षेत्र है, संतों का क्षेत्र। लेकिन दूसरे दादा, जिन्हें एक तलवार साधु के रूप में जाना जाता था, उन्होंने भी अपनी मुक्केबाजी तकनीक में एक आध्यात्मिक जागरण के साथ मन की स्थिति तक ही पहुंचे थे, कभी भी संतत्व प्राप्त नहीं किया था। संत शब्द को दया में सर्वोच्च शब्द माना जाता है, एक अछूत अस्तित्व। चाहे वह मुक्केबाज संत हो या तलवार साधु, वे वास्तव में संत क्षेत्र में नहीं हैं। ऐसे शीर्षक एक प्रशंसात्मक पदनाम से ज्यादा हैं, ये दर्शाते हैं कि उन्होंने अपने संबंधित रास्तों में एक अत्यंत उच्च शिखर तक पहुंच गए हैं, संतों के क्षेत्र के पास। वीर ने अनुमान लगाया कि जब वह भविष्य में 9वें चरण तक पहुंच जाएगा, तो उसे संतत्व में प्रवेश करने के लिए मन की स्थिति की जरूरत हो सकती है। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह किस तरह की स्थिति होगी। हालांकि वर्तमान में उसने अभी तक आध्यात्मिक जागरण प्राप्त नहीं किया था। आत्मा शब्द की तरह ही आध्यात्मिकता, चमक, आत्मा का अर्थ है। उसे अपनी चमक रखने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म और असाधारण कार्य करना चाहिए, जैसे कि त्यानरेन संप्रदाय जैसे ग्रैंड मास्टर, जिनके पास अपने अद्वितीय ग्रैंड मास्टर का पथ है। जैसे ही पैनल ने सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया, हवा काटने वाले मुक्केबाजी तकनीक के बारे में कई संदेश उसके दिमाग में भर गए। वीर ने केवल संक्षेप में अपनी आंखें बंद की और जानकारी को जल्दी से पचा लिया। ऐसा लगा जैसे उसने इस मुक्केबाजी तकनीक का 50 सालों तक अभ्यास किया हो। वह अपनी उंगलियों की तरह ही उसके सभी चालों से परिचित था। उसने न केवल मुक्केबाजी तकनीक की कमियों को ठीक किया था, बल्कि उसने उसके मूल के सच्चे सार को भी गहराई से समझा था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, मुक्के से हवा को काटा जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है, जैसे कि वह एक चाकू या तलवार हो, जिसमें सिर्फ मुट्ठियों और पैरों की तुलना में विनाशकारी शक्ति हो।
ये बेहतर खेती तकनीक उसके हाथों में सबसे असाधारण तकनीकों के बराबर शक्ति को उजागर करने के लिए काफी थी। वीर की नजर पत्थर के स्तंभ से हट गई और उसके चारों ओर के 1 दर्जन या इतने ही लोगों की ओर मुड़ गई। उसने देखा कि वे सभी एकाग्रता में डूबे हुए थे, ईमानदारी से स्तंभ को घूर रहे थे, समझ रहे थे। कुछ लोग शब्दों को बुदबुदा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे स्तंभ पर अंकित तकनीकों के विवरण का पालन कर रहे हों, उनके अर्थों में गहराई से उतर रहे हों। स्तंभों पर कुछ विवरण अस्पष्ट और समझने में कठिन थे। सिर्फ उन्हें समझना ही मुश्किल था, लेकिन ज्यादातर लोग जो यहाँ आ सकते थे, उनके पास मार्शल आर्ट परिवारों का समर्थन था और वे कम उम्र से ही मार्शल आर्ट में डूबे हुए थे। कुछ सारांशों में ठंडे और दुर्लभ शब्द भी उनके लिए समझने योग्य थे। वीर ने देखा कि युवराज सूर्यकांत भी उनके बगल में पढ़ने में तल्लीन था, आंखें स्तंभ की ओर एक एक करके आगे पीछे जा रही थीं। उसने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन फिर से देखा और ली युन भाई बहनों को एक और स्तंभ के सामने बैठे देखा, गंभीर भावों के साथ, कभी कभी विचार मंथन करते हुए या भौहें सिकोड़ते हुए और धीरे धीरे अपनी कलाइयों को घुमाते हुए, जैसे कि वे अपने दिमाग में अभ्यास कर रहे हों। अत्यंत केंद्रित थे, यहाँ तक कि उसे और युवराज सूर्यकांत के आने को भी नहीं देखा। ऐसे मेहनती बच्चे। वीर ने मन ही मन आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। पास के अन्य 2 पत्थर के स्तंभों के सामने और भी ज्यादा लोग थे। उनमें से कुछ ने कुछ समझा और खुले क्षेत्र में अपने झूलों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी मुद्राएं अजीब थीं। कुछ देर अभ्यास करने के बाद उन्हें लगा कि यह उनके दिमाग में जो उन्होंने कल्पना की थी, उससे कुछ अलग था, इसलिए वे अपनी समझ जारी रखने के लिए स्तंभों पर लौट आए। वीर ने उन स्तंभों पर तकनीकों को रिकॉर्ड करने के लिए धक्का मुक्की नहीं की। ली परिवार बेहतर लोगों से हीन किसी भी तकनीक से कम नहीं था। जैसे ही उसकी नजर बदली, अचानक वीर ने शेन यूनकिंग को देखा, जो उसे यहाँ लाया था, वर्ग के किनारे पर एक कोने में। उसके सामने एक शतरंज की बिसात थी। वीर क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी क्योंकि वह चल पड़ा। देखते हैं तुम इस बार कैसे बच पाते हो। अरे, शर्त लगाओ कि तुमने वह चाल आते नहीं देखी। शेन यूनकिंग के सामने धूसर चोगा पहने हुए बुजुर्ग मदद नहीं कर सका, लेकिन हंस पड़ा। वह पहले ही शतरंज की बिसात पर ऊपरी हाथ में था, स्थिति को पलटने का कोई मौका नहीं था, ये खेल जीता हुआ था। शेन यूनकिंग पालथी मारकर बैठा था, अपने बूढ़े दोस्त के घमंड पर ध्यान नहीं दे रहा था और गहरी सोच में अपने कानों और गालों को खुजलाया। आखिरकार उसने आराम किया, असहाय होकर हार मान ली। ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं जीत गया? मैं साफ तौर पर जीत गया। धूसर चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने बिना अच्छे हास्य के पलटवार किया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, इत्मीनान से कहा, इसे दे दो, नशे में धुत हवा, तुमने वादा किया था। अनिच्छा से शेन यूनकिंग ने अपनी कमर से बंधी शराब की लौकी को बाहर निकाला और अपने बूढ़े दोस्त को दे दिया, बस एक घूंट, जैसा कि सहमति हुई थी। इसे आसान लो। तुम्हारे विपरीत, मैं अपना वचन रखता हूँ, धूसर चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने चिड़चिड़ाकर कहा, तुरंत लौकी को खोला और एक बड़ा घूंट लेने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। शेन यूनकिंग ने जल्दी से इसे वापस छीन लिया, गुस्से में चिल्लाया, तुमने एक घूंट पर सहमति दी थी। वह मेरे लिए एक घूंट था, मैंने अभी तक निगला नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम इसे सीधे अपने गले में भी डाल सकते हो। शेन यूनकिंग ने कहा, अपनी लौकी को कसकर पकड़े हुए और उसमें झांकते हुए, अपने दिल को आधा ठंडा महसूस करते हुए। मैं तुम्हारे लिए वह आखिरी शतरंज का खेल याद रखूंगा, उसने जोड़ा। धूसर चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, फिर अचानक किसी चीज से अवगत हुआ, उसने अपना सिर मोड़ा और एक युवक को उज्ज्वल होठों और सफेद दांतों के साथ देखा, जो सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत था, पास में खड़ा था। रेशमी कपड़ों में कपड़े पहने हुए, वह समृद्ध और विशिष्ट लग रहा था। हम सेनापति रणवीर के घर से एक छोटा मालिक। आस्तीन के पैटर्न और जेड लटकन को पहचानते हुए बुजुर्ग का भाव गंभीर हो गया और वह डांटने वाला था, लेकिन उसके होठों पर शब्द आखिरी क्षण में बदल गए। आप शतरंज खेल रहे हैं, वीर ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। एक मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के रूप में 2 जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति के लिए बातचीत का पहला वाक्य अक्सर जानबूझकर पूछा गया एक अनावश्यक सवाल होता था, केवल एक बातचीत शुरू करने का एक बहाना होता था। आप खेती तकनीकों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? शेन यूनकिंग ने वीर की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा। अन्य लोग घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे थे, पत्थर के स्तंभों के सामने समझ रहे थे, लेकिन ये युवक इत्मीनान से यहाँ घूम रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का चाहता था कि वे उसे चुपचाप कुछ संकेत दें? दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे कुछ गंभीर हो गए। अकादमी के शिक्षक होने के नाते, वे भला एक शिष्य को नकल करने में कैसे मदद कर सकते थे? नहीं, नहीं, भले ही तुम सेनापति के बेटे हो, ये स्वीकार्य नहीं है, और वैसे भी कोई तोहफा भी नहीं था। छी, क्या तोहफे भी होते तो भी यह स्वीकार्य नहीं होता, तुम कोई युवराज तो नहीं हो। जब वे इस युवा को विनम्रता से मना करने के बारे में सोच ही रहे थे, तो वीर ने पहले ही शॉन यूनकिंग की बात का जवाब दिया। वह विद्या, मैंने पहले ही उसमें महारत हासिल कर ली है। वास्तव में, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होना सामान्य है, बस अपना समय लेकर इसे समझो।
शॉन यूनकिंग की बात बीच में ही रुक गई, वह अचानक ठिठक गया और वीर को अचरज से देखने लगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, पत्थर पर खुदी हुई विद्या, मैंने उसमें महारत हासिल कर ली है। वीर को अपनी बात दोहराना पड़ा, उसे शक हुआ कि शायद बूढ़े व्यक्ति को सुनने में दिक्कत है। महारत हासिल कर ली। सामने भूरे वस्त्र पहने वृद्ध रामू ने वीर को हैरानी से देखा। महारत हासिल करने से क्या उसका मतलब ये था कि वह पहले ही शुरुआती चरण में पहुंच गया था? तुमने कौन सी चुनी, हवा चक्र मुक्का या नवतारा त्रिपद? शॉन यूनकिंग भी होश में आ गया और वीर को परखते हुए सोचने लगा कि बच्चा जरूर शेखी बघार रहा है। हवा चक्र मुक्का। वीर ने थोड़ी देर सोचा, उसे भी लगा कि ऐसा दावा वाकई चौंकाने वाला है, और तुरंत एक मुक्का मारा। मुक्के में एक हल्की सी हवा का कंपन था और एक धीमी सी गूंज थी, मानो हवा की तीखी तलवारें मुक्के के साथ कट रही हों। दोनों की आंखें इस बात को पहचान कर सिकुड़ गईं कि यह हवा चक्र मुक्का की एक चाल थी। हवा की आवाज और काटने वाली शक्ति पैदा करने में सक्षम होना, ये सिर्फ शुरुआती स्तर पर नहीं था, बल्कि पूर्णता के करीब था। क्या ऐसा हो सकता है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें एक ठंडी तीक्ष्णता से भर गईं। उन्होंने लंबे समय से सेनापति के वर्षा श्रावण मीनार के बारे में सुना था, जिसमें अनगिनत मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हवा चक्र मुक्का भी उनमें शामिल हो? लेकिन पत्थर पर खुदी हुई तीनों विद्याएं कला केसरी अकादमी के संग्रह से थीं, जिन्हें हर 6 साल में बदला जाता था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि वे बाहर उजागर हुई हों। प्रमुख शक्तियों के बीच उनके रिश्ते जटिल थे। दोनों बुजुर्गों के दिमाग में कई विचार उठे, फिर भी उन्होंने जल्द ही उन्हें दबा दिया और वीर से कोई और सवाल नहीं पूछा। उनके दिमाग में यह बात कभी नहीं आई कि वीर ने मुक्कों के सेट को बस कुछ ही समय में समझ लिया था। इतने कम समय में कोई इसे केवल एक बार ही ध्यान से देख सकता था। तकनीक की सतह को भी समझना काफी अच्छा होता, महारत या पूर्णता के स्तर तक पहुंचना तो दूर की बात थी। उस मामले में तुमने वाकई परीक्षा पास कर ली है, लेकिन हम परीक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तुम्हें उस चाचा के पास जाना चाहिए, शॉन यूनकिंग ने कहा, चौक के बीच में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, जो अपने हाथ पीठ के पीछे रखे था और उसका चेहरा शांत था। उसके सामने 4 लोग अपनी तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उनके हावभाव साफ तौर पर कठोर थे। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। वीर को कोई जल्दी नहीं थी और इसके बजाय उसकी नज़र उस शतरंज पर पड़ी जिसे दोनों बुजुर्ग खेल रहे थे। एक दो बार देखने के बाद उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और कहा, ये खेल अब हारने वाला है। दोनों बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। शॉन यूनकिंग ने एक भान उठाई, तुम इतने युवा हो फिर भी शतरंज समझते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ, वीर ने विनम्रता से कहा। ओह, रामू व्यंग्य से मुस्कुराया शॉन यूनकिंग को देखते हुए, तो हमें बताओ कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? ये सुनकर शॉन यूनकिंग खुद को हंसने और उसे मजाकिया अंदाज में कोसने से रोक नहीं पाया। वीर ने सच कहा, अगर वह पिछली शतरंज रणनीति के साथ जारी रहता है, तो वह हार जाएगा। उसने शॉन यूनकिंग की ओर इशारा किया। शॉन यूनकिंग का चेहरा लाल हो गया, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। अब उसे विश्वास हुआ कि युवा वाकई शतरंज के बारे में कुछ जानता था। उसने 2 बार गला साफ किया और कहा, मैं बस तुम लोगों को लेने आ रहा था। मैं इस खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। मैं अच्छा नहीं खेला। हाँ, चले जाओ। अगर युवा पीढ़ी की उपस्थिति न होती, तो रामू उसे लात मार देता, अपनी आंखें उस पर घुमाते हुए। उसके बाद रामू ने वीर से कहा, तुम्हारे कहने के अनुसार उसके पास इस खेल को जीतने का अभी भी मौका है? हाँ, वीर ने सिर हिलाया। इस पल उसकी आवाज आकस्मिक नहीं थी, बहुत निर्णायक हो गई थी। अगर आप रणनीति बदलते हैं, तो आप जीत सकते हैं। ओह, रामू मूल रूप से उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन ये सुनकर वह चौंक गया। फिर उसकी मुस्कान चली गई। उसने उदासीनता से कहा, तो बताओ, वह इस खेल को कैसे जीत सकता है? शॉन यूनकिंग आश्चर्यचकित था, वीर को उत्सुकता से देख रहा था। परिणाम जानने का मतलब था कि वीर कम से कम शतरंज के कुछ बुनियादी नियम समझता था, लेकिन जीतने की चाल देखना, यह एक मजाक था, क्योंकि वह भी जीतने का कोई तरीका नहीं खोज पाया था। एक मोहरा यहाँ रखें। वीर ने शतरंज पर इशारा किया। रामू ने उस जगह पर देखा जहां उसने इशारा किया और धीरे से ठिठोली की, अगर मैं अपना मोहरा यहाँ रखूं तो क्या होगा? उसने एक आसन स्थान पर इशारा किया। यहाँ। वीर ने इशारा करना जारी रखा। और अगर मैं यहाँ चलूं? यहाँ। मैं। रामू एक और मोहरा रखकर रास्ता रोकने वाला था जब अचानक उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी आंखें शतरंज पर टिकी थीं, अनिश्चितता से झिलमिला रही थीं। भले ही उनकी उंगलियों से बोर्ड पर कोई मोहरा नहीं रखा गया था, उसके दिमाग में शतरंज पहले से ही उन कुछ स्थानों पर चालों से अंकित हो गया था। ये चालें कुछ खास नहीं थीं और निश्चित रूप से जीतने की स्थिति का सुझाव नहीं देती थीं, लेकिन वे थोड़ी सूक्ष्म लग रही थीं। वह कटी हुई नस फिर से जुड़ सकती थी। रामू की नज़र अधिक केंद्रित हो गई। उसने शतरंज की ओर इशारा करने वाली उंगली को वापस ले लिया और एक विचारशील भाव दिखाया। उसके बगल में शॉन यूनकिंग को शुरुआत में कोई असाधारण सूक्ष्मता समझ नहीं आई, लेकिन अपने पुराने दोस्त को अचानक रंग बदलते देखकर वह चौंक गया और फिर ध्यान से देखा, जांच की और सोचा,
कुछ ही समय में उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी कौंधी और वह खुद को वीर की ओर देखने से रोक नहीं पाया। वे कुछ चालें वाकई एक सांप के दांतों के बीच से निकलने जैसा महसूस करा रही थीं। उन्होंने एक अन्यथा निश्चित घातक खेल की स्थिति में जीवन की एक झलक ला दी थी। यहाँ मैं आता हूँ। थोड़ी देर विचार करने के बाद रामू ने एक और स्थान पर इशारा किया, बोर्ड पर ड्रैगन की नस को पूरी तरह से काटने की योजना बनाते हुए, और आगे उलझना नहीं चाहता था। वीर ने, मानो इसकी उम्मीद करते हुए, अपना हाथ उठाया और एक और जगह की ओर इशारा किया। छोटा उड़ने वाला कोना सीन को तोड़ता है। अगर मोहरा वहां गिरता जहां उसने इशारा किया था, तो यह एक उड़ता हुआ ब्लेड बनाता, एक रास्ता काटता। ठक। साफ देखने के बाद शॉन यूनकिंग खुद को अपनी जांघ पर जोर से थपथपाने से रोक नहीं पाया, उस चाल की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित होकर। वह इसके बारे में कैसे नहीं सोच पाया था? उसने इसे कैसे नहीं देखा था? रामू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह खुद को वीर के युवा चेहरे को देखने के लिए सिर उठाने से रोक नहीं पाया। उस पल एक अवास्तविकता का एहसास हुआ। ये युवा और मासूम लड़का, शतरंज में उसके कौशल इतने परिपक्व और शातिर थे। आओ आओ, बैठो। अब तुम खेलो। शॉन यूनकिंग ने अपने हाथों को जमीन पर टिकाया, अपने नितंबों को एक तरफ किया, और वीर से कहा, मुझे देखने दो कि तुम किस हद तक खेल सकते हो। हार जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सच में जीत जाते हो, तो मैं तुम्हें धुत पवन रस की एक बोतल दूंगा। जरूर, वीर ने कहा। वीर ने सिर हिलाया, औपचारिकता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह विशेष रूप से इस खेल के लिए यहाँ आया था। वह आराम से उस जगह पर बैठ गया जहां घास अभी भी दबी हुई थी। रामू ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक पल के लिए वीर को तीव्रता से देखा, इस बात की खोज में नहीं लगा कि लड़का शतरंज में इतना कुशल क्यों था, बल्कि इसके बजाय अपना ध्यान केंद्रित किया और गंभीरता से कहा, तो चलो कोशिश करते हैं। वीर की उंगलियां गोबाउल में गईं, और उसकी तर्जनी और मध्यमा ने एक काले पत्थर को चुटकी में लिया और उसे बोर्ड पर रखा, उस स्थिति को भरते हुए जिसे उसने पहले बताया था। उसके सामने रामू भी चुप था, अपनी चालों के साथ। दोनों ने अपना असली खेल शुरू किया। चौक में अनगिनत कुलीन और जियांगहू दिग्गज अपनी चालों और मुक्कों का अभ्यास कर रहे थे। अल्फा या बीटा अकादमी में एक जगह के लिए पसीना बहा रहे थे। फिर भी इस कोने में कुछ ही वर्ग इंच के छोटे से शतरंज पर भयंकर और कपटी संघर्ष चल रहे थे। हर चाल एक चाकू की तरह कट रही थी, कदम दर कदम एक घातक रणनीति। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग हथेली कांपने लगी क्योंकि उसने गोबाउल से एक मोहरा उठाया, लेकिन एक पल की कांपने के बाद वह उंगलियों से फिसल गया और गिर गया। रामू का चेहरा ठीक उसी तरह जैसे चौक में अपने मुंह के घुमा रहे युवा शिष्यों का था, पसीने से भीगा हुआ था। खेल खत्म हो गया। मैं हार गया, रामू ने कहा। उसका गला सूखा हुआ लग रहा था, उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। उसके बगल में शॉन यूनकिंग अवाक था, शतरंज को अविश्वास से देख रहा था। उसका अपना हारा हुआ खेल वीर के हताश प्रयासों के तहत पूरी तरह से पलट दिया गया था। खोई हुई जमीन को वापस पा लिया, हर कदम के साथ दबाया जब तक कि अंत तक मुश्किल से आधे अंक से एक संकीर्ण जीत हासिल नहीं कर ली। सिर्फ आधे अंक की बढ़त को कभी कम मत समझो, पहले से ही निराशाजनक स्थिति को इस हद तक पलटना बस अविश्वसनीय था। बुजुर्ग, आप बहुत दयालु हैं, वीर ने अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, सम्मान में अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए। उसका भाव काफी गंभीर था, लेकिन एक बार जब वह सीधा हुआ, तो उसका व्यवहार फिर से आरामदेह हो गया। शतरंज के 5वें स्तर पर वह अक्सर दादाजी के साथ खेलता था, लेकिन बाहरी दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिला था। इन दोनों की शतरंज में ताकत दादाजी से थोड़ी कम लग रही थी, शायद चौथे स्तर के बारे में ही। ये पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। आखिरकार दोनों बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्हें अभी भी इस साइड शौक का अध्ययन करने का फुर्सत था। ऐसे स्तर तक पहुंचना काफी प्रयास लेता होगा, उनके जुनून का एक स्पष्ट संकेत। रामू ने एक फीकी हंसी छोड़ी, वीर की ओर देखा। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक राक्षस को देख रहा हो। इस सेनापति के बेटे का दिमाग कैसे बनाया गया था? उसके शतरंज खेलने के समय से भी कम उम्र का था, फिर भी उसने उसे हरा दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि शतरंज खेलने में भी प्रतिभा एक कारक थी? प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। शॉन यूनकिंग ने अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए प्रशंसा की। वीर मुस्कुराया और कहा, ये सिर्फ किस्मत थी। तो क्या हम एक और खेल खेलेंगे? ये युवा, दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, दोनों अपने दिमाग में अवाक थे। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह लड़का उनसे ज्यादा शतरंज खेलने का आदी था? ठीक है, एक और खेल। रामू, पिछले खेल का विश्लेषण करने और यह जानने के बाद कि वह कहाँ गलत गया था, अब फिर से लड़ने का साहस था। वीर को खुशी की लहर महसूस हुई और वह तुरंत बैठ गया। कृपया, बुजुर्ग। दोनों ने एक बार फिर शतरंज पर द्वंद्व शुरू कर दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी को हार मानने से रोकने के लिए वीर ने बहुत आक्रामक तरीके से नहीं खेला, बस धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि वह एक संकीर्ण अंतर से जीत नहीं गया। इस तरह चौक में एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। जबकि अन्य शिष्य पत्थर के सामने थे, अपनी मार्शल चालों पर विचार और अभ्यास कर रहे थे, एक कोने में एक युवा दो बुजुर्गों के साथ शतरंज पर चालें बदल रहा था।
रामू के कभी कभार के हताश उद्गार और शॉन यूनकिंग की जोरदार हंसी ने अन्य नए भर्ती हुए शिष्यों की नजरों को आकर्षित किया। जब उन्होंने असामान्य दृश्य को देखा तो उनमें से कई की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक थी। तुम छोटे शैतान, तुम अपनी मां के गर्भ से ही शतरंज खेल रहे होगे। हार से उकसाए जाने पर रामू इतना चिढ़ गया कि उसे खेल के मोहरे फेंकने का मन हुआ। वीर बस हंस दिया। शॉन यूनकिंग ने उत्सुकता से पूछा, तुमने अपने शतरंज कौशल में कुछ प्रयास किया है? तुम आमतौर पर कैसे अभ्यास करते हो? ऐसे ही अभ्यास करता हूँ, वीर ने अपने मन में सोचा, लेकिन सतह पर वह केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसा। शतरंज खेलते समय दोनों बुजुर्गों ने वीर के साथ कला केसरी अकादमी के बारे में कुछ जानकारी साझा की। क्या तुम जानते हो, बच्चे, कल एक युवराज अकादमी में शामिल हुआ, उसे भी अल्फा अकादमी में भर्ती किया गया, और कहा जाता है कि उसने सिर्फ 1 घंटे के भीतर विद्या को समझ लिया। नानगोन परिवार की वह लड़की भी आई थी, उसकी प्रतिभा भी काफी भयानक है। कहा जाता है कि वह परिवार में अपनी पीढ़ी की सबसे मजबूत भी नहीं है। ये अल्फा अकादमी के भीतर तुम्हारे भविष्य के प्रतिद्वंद्वी हैं, बच्चे, तुम्हें उन पर नजर रखनी चाहिए, बुजुर्गों ने सलाह दी। बुजुर्गों की चिंता का सामना करते हुए वीर को यह भारी लगा और उसने उनसे कहा, क्या हम सिर्फ शतरंज खेलने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? बुजुर्गों ने घूर कर देखा। लड़के के प्रति उनके स्नेहपूर्ण भावनाओं ने उन्हें ये जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया था, फिर भी वह बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। तो तुम कला केसरी अकादमी में सिर्फ शतरंज खेलने के लिए शामिल हुए हो, है ना? चिड़चिड़ाहट से बाहर आकर रामू ने एक बार फिर खेल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। फिर भी थोड़ी देर बाद वह एक उदास चेहरे के साथ रह गया, एक पतले अंतर से हार गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वीर खेल में गहराई से लगा हुआ था जब उसने अचानक अपने बगल में एक आवाज सुनी। वीर ने मुड़कर देखा और ली युवानझाओ को देखा, जो उसे संकोच से देख रहा था। मुझे कमर का टोकन मिल गया, ली युवानझाओ ने कहा। वे देर से आए थे और उसने आधे दिन चिंतन में बिताया था। ओह, वीर ने सिर हिलाया, अचंभित नहीं था। इस बच्चे में ली जिनिंग की तरह ही स्वाभाविक क्षमता थी। उसकी मजबूत उपस्थिति के बावजूद उसकी छोटी आंखों में एक चालाक चिंगारी थी, वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। वे पहाड़ के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम एक साथ महल लौट सकें। वीर, तुम क्या सोचते हो? उन्हें पहले वापस जाने दो, हम बाद में लौटेंगे, वीर ने कहा। उसके सामने बुजुर्गों के चेहरे उदास हो गए। क्या ये बच्चा जीतने का आदी हो गया था? अब और नहीं, अब और नहीं। रामू ने अपना हाथ हिलाया। देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ, वीर ने जवाब दिया। तुम छोटे। दोनों बुजुर्ग वीर की हरकतों से हंसने और रोने लगे। शॉन यूनकिंग ने कहा, चलो आज के लिए इसे खत्म करते हैं। अगर तुम शतरंज खेलना चाहते हो तो स्कूल शुरू होने के बाद हम एक मैच कर सकते हैं। वीर जारी रखना चाहता था, लेकिन बुजुर्गों को देखकर जाहिर तौर पर सारा उत्साह खो गया था। उसने हार मान ली। ठीक है, तो आज आपके आतिथ्य के लिए आप दोनों का धन्यवाद। उसके साथ उसने एक चाल चली, खेल में अपनी जीत को पुख्ता करते हुए। उसे मिला अनुभव देखकर वीर तब मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, दोनों बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक झुका और ली युवानझाओ के साथ धीरे धीरे पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगा। सेनापति के महल में ऐसा बच्चा भी मौजूद है, सच में उत्सुक हूं, दोनों बुजुर्गों ने कहा, दो युवाओं के आंकड़ों को देखते हुए, एक आगे और एक पीछे जाते हुए। उनके चेहरे पर एक दूसरे को देखते हुए मनोरंजन से भरे हुए थे और वे सिर हिलाते हुए हंस दिए। जब तक वीर और ली युवानझाओ पहाड़ के नीचे लौटे, चौक पहले से ही तेज रोशनी से जगमगा रहा था। हालांकि यह रात थी, यह अभी भी लोगों से भरा हुआ था, भीड़ के पतला होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। दृश्य ने वीर को अपने पिछले जीवन में रात के बाजारों की याद दिला दी। उसने गहरी सांस ली और ताज़ा रात की हवा के साथ उसे हवा में चारकोल ग्रिल्ड व्यंजनों की खुशबू भी महसूस हुई, जिसने तुरंत उसकी भूख बढ़ा दी। चलो कुछ खाने के लिए खोजते हैं। प्रवेश सीढ़ियों पर विभिन्न राज्यों के कुलीन अभी भी शिखर पर जा रहे थे, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। फिर भी शिखर पर युवा का आकृत्य नीचे कूदा, नीचे की ओर भीड़ की सांसारिक भव्यता की ओर दौड़ रहा था। कुछ ही समय में अपनी खुद की पाक कला कौशल पर भरोसा करते हुए वीर ने कई स्टॉलों के बीच कुछ स्वादिष्ट भोजन की पहचान की और सब कुछ पैक करके साथ ले गया। वह और ली युवानझाओ दोनों अपने हाथों में भोजन से भरे हुए थे, चलते समय चबा रहे थे, कई राहगीरों की आंखों को आकर्षित कर रहे थे। वह क्या खुशबू है! गाड़ी में एक अधीर ली यून इंतजार कर रहा था और अचानक भुने हुए मांस की खुशबू से उसका स्वागत हुआ, जिससे वह रुका और पर्दे को उठाया। खुशबू तुरंत उसे लगी और उसने वीर और ली युवानझाओ को अपने मुंह से खाते हुए आ रहा देखा। इंतजार कराने के लिए माफ करना, यहाँ। मिंग, ये तुम्हारा है, क्या ये काफी है? रास्ते में मिले हर किसी के साथ साझा करते हुए वीर ने अपनी खरीदी हुई भरपूर भोजन से उदारतापूर्वक वितरित किया। बेशक वह अपनी व्यक्तिगत नौकरानी चिंग जी का हिस्सा शामिल करना नहीं भूला। उसके बाद वह भोजन के बड़े और छोटे थैलों के साथ गाड़ी में चढ़ा और अंदर चला गया।
गाड़ी के अंदर तेल का दीपक जलाया गया था, भाइयों और बहनों के गालों को गर्म पीली रोशनी से रोशन किया गया था। उन्होंने वीर और उसके साथियों को चुपके से देखा, आकर्षक खुशबू से मोहित होकर वे लार टपका रहे थे और उनके भाव कुछ असामान्य हो गए थे। मुझे लगा था कि तुम लोग पहले ही वापस चले गए हो। बैठने के बाद ली युवान झाओ ने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा लिया और फिर, जैसे कुछ याद आया, उसने ली जिनिंग को अपने हाथ में पकड़े हुए अन्य 2 बैग दिए। जीनिंग, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी? ली जिनिंग ने स्वादिष्ट गंध से आकर्षित होकर हिचकिचाने के बाद स्वीकार कर लिया। उसी समय उसने अपने भाई को चुपचाप लार निगलते हुए देखा, उसका एडम का सेब हिल रहा था। उसने चुपचाप बैग ले लिया, फुसफुसाते हुए, धन्यवाद युआन झाओ। अगर तुम लोग पहले चले गए होते तो यह अच्छा भाग्य नहीं मिलता। ली युआन झाओ हंसा। ली जिनिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उस आकृति को देखा जिसने शुरू से ही उन्हें वापस नहीं देखा था, और उसकी आंखों की गहराई में उदासी की एक हल्की सी झलक थी। इस पर ध्यान दिए बिना उसने बैग खोला और एक ली यून को सौंप दिया। भाई, मुझे नहीं चाहिए। ली यून ने एक खट्टे भाव के साथ अपना सिर मोड़ लिया। स्ट्रीट वेंडर का खाना गंदा और अनधोया हो सकता है, तुम इसे कम खाओ तो बेहतर होगा। अगर यह अनधोया है तो ये तुम्हें मार नहीं डालेगा, ली युआन झाओ ने जवाब दिया, उसकी भूख टिप्पणी से कम हो गई। तुम, ली यून क्रोधित हो गया और उसे घूर कर देखा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा तर्क नहीं था, उसने सूंघा और अपना सिर मोड़ लिया, इसे गाड़ी से बाहर चिपका दिया जैसे कि रात का दृश्य अचानक बेहद दिलचस्प हो गया था। ली जिनिंग जानती थी कि उसका भाई हार मानने के लिए बहुत गर्व महसूस करता था। हालांकि उसे थोड़ा असहाय महसूस हुआ। बैग से स्वादिष्ट खुशबू भारी थी और वह एक नाजुक काट लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें जल्दी से थोड़ी उज्ज्वल हो गईं। ये स्वाद उन बेहतरीन व्यंजनों से भी बेहतर था जिन्हें वे घर पर खाने के आदी थे। मिंग, क्या हम अभी तक नहीं जा रहे हैं? ली यून ने गाड़ी के पर्दे से घोड़े की गाड़ी के सामने चिल्लाया। मिंग, अपने मुंह में भुने हुए मांस का एक टुकड़ा लिए तुरंत लगाम ली और घर वापस जाने के लिए हिप्पोकैम्पस को उकसाया। घर लौटने के बाद ली यून और अन्य 2 वीर से अलग हो गए। प्रत्येक अपनी अपनी मां को खोजने के लिए अपने अपने घर लौट गया। पियाओक्स कोर्टयार्ड में लेडी गाओ चिंगचिंग मुख्य हॉल में कढ़ाई कर रही थी जब उसने एक नौकरानी को खबर के साथ दौड़ते हुए सुना, लगभग अपनी उंगली को सुई से चुभा लिया। वह तुरंत उठ गई। जिस रुमाल पर वह काम कर रही थी उसे एक तरफ फेंका और आंगन के प्रवेश द्वार पर जल्दी से गई। उसने एक बेटे और एक बेटी को ली मिंग की संगति में आते हुए देखा। कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा? उसने जल्दी से पूछा। ली मिंग एक शांत मुस्कान के साथ एक तरफ खड़ा था, जबकि अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली ली जिनिंग ने सिर हिलाया। हाँ, भाई और मैं दोनों अल्फा अकादमी में भर्ती हो गए हैं। तुम दोनों ने इसे सिर्फ एक दिन में समझ लिया। गाओ चिंगचिंग का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा क्योंकि उसने प्यार से अपने बेटे के माथे को चूमा। शर्मीले महसूस करते हुए ली यून ने अपनी मां को दूर धकेल दिया और थोड़ा सा रूखापन के साथ मुख्य हॉल की ओर चला गया। गाओ चिंगचिंग ने भी अपनी बेटी के माथे पर एक चुंबन दिया और फिर उसे मुख्य हॉल में वापस खींच लिया। प्रबंधक को जल्दी से शाम के भोजन को फिर से गर्म करने का निर्देश दिया। ये सुनकर ली जिनिंग ने सिर हिलाया। बस मेरे भाई का हिस्सा गर्म करें, मैंने पहले ही खा लिया है। तुमने क्या खाया? गाओ चिंगचिंग आश्चर्यचकित थी। वहां स्ट्रीट वेंडरों द्वारा बेचा गया खाना, ये बहुत स्वादिष्ट था, ली जिनिंग ने कहा, अभी भी अपने मुंह में स्वाद का आनंद ले रही थी। हम्फ, पेट में दर्द मत कर लेना, ली यून ने आगे से शिकायत की। गाओ चिंगचिंग धीरे से हंसी, अपनी बेटी के साथ बैठकर दिन की घटनाओं के बारे में बात कर रही थी। सचमुच मेरे बच्चे, सिर्फ आधे दिन में समझना। वह भी अल्फा अकादमी में पहुंच गया। अपनी बेटी की बातों को सुनकर गाओ चिंगचिंग ने आश्चर्य में थोड़ा सा भान उठाई, फिर सिर हिलाया। वह बच्चा बहुत बुद्धिमान है। ये बहुत दुख की बात है कि वह शरीर शुद्धि के मार्ग पर चलता है, जिसकी बहुत कम सीमा है। अन्यथा वह निश्चित रूप से तुम्हारी पीढ़ी का सच्चा ड्रैगन होगा। ली जिनिंग ने उस उदासीन और आकस्मिक चेहरे के बारे में सोचा। उसकी आंखें थोड़ी सी झिलमिला रही थीं। ये पहली बार नहीं था जब उसने अपनी मां को ये कहते हुए सुना था। उसके दिल में उसके लिए भी एक हल्की सी अफसोस था। हम्फ, उस प्रतिभा में क्या महान है। अगर मेरी बहन होती तो वह शायद एक अगरबत्ती जलने के समय में इसे समझ सकती थी। ली यून सामने बैठा था, ठंडक से सूंघते हुए। जब उसकी सबसे बड़ी बहन की बात आती थी तो उसके दिल में थोड़ी ईर्ष्या और जलन थी, साथ ही थोड़ी सी खटास भी थी। फिर भी उसी समय एक गर्व और घमंड की भावना थी, बेहद जटिल। गाओ चिंगचिंग मुस्कुराए और कहा, हालांकि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, तुम लोग भी खराब नहीं हो। तुम सब मेरे सबसे गर्वित बच्चे हो। ली यून का सख्त चेहरा थोड़ा सा आराम हो गया। जैसे ही बटलर ने गर्म किया हुआ भोजन परोसा, उसने खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर्वत और नदी अखाड़ा के अंदर सेवक काका और चिंग जी के साथ वीर आंगन में लौटा। ठंडी चांदनी के नीचे बटलर रामू, एक कोट पहने हुए, उनका स्वागत करने के लिए जल्दी आया और कहा, युवा मास्टर, क्या सब कुछ ठीक रहा? मैं आपका खाना गर्म करने जा रहा हूँ। आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है,
रामू, वीर ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैंने पहले ही बाहर खा लिया है। मुझे डर था कि रास्ते में इसका स्वाद खो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। आप बहुत विचारशील हैं, युवा मास्टर, रामू ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये जानकर कि वीर झूठ नहीं बोल रहा था। उसके मुंह के कोनों पर अभी भी चिकनाई के निशान थे। सेवक काका, जो पहले गाड़ी के बाहर खड़ा था और वीर से बात करने का मौका नहीं मिला था, खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। तुमने आज कैसा महसूस किया? वीर ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, खाना काफी अच्छा था। सेवक काका अवाक था, वह यही नहीं पूछ रहा था। कुछ और सवाल पूछने के बाद उसे पता चला कि वीर को अल्फा अकादमी में भर्ती किया गया था। वह और चिंगजी दोनों ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित और प्रसन्न मुस्कान दिखाई। कला केसरी अकादमी की छलांग अमर द्वार परीक्षा समाप्त हो गई थी। कई युवा जो समय पर नहीं पहुंच पाए थे, वे केवल प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को देखते हुए आहें भर सकते थे। कुछ ने संबंधों के माध्यम से तार खींचने की कोशिश की, कुछ और में निचोड़ने की उम्मीद में, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वह ये था कि प्रवेश पहले से ही भरे हुए थे। कुल 825 लोग थे। कुछ ने पूछा, वे और क्यों नहीं ले सकते थे? वे खगोलीय ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वह था, ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल 825 सीटें उपलब्ध थीं। इस प्रकार, कई कुलीन परिवारों के कुलीन केवल निराशा में आहें भर सकते थे और जाने के लिए मुड़ सकते थे। ये सभा जिसने चिंगझाओ को सामने लाया था, धीरे धीरे शांत हो गई। पहाड़ के ऊपर, जैसे ही आधिकारिक स्कूल अवधि शुरू हुई, ये फिर से जीवंत हो गया। 4 आंगन हैं, अल्फा, बीटा, बिंग और डिंग। अल्फा अकादमी में केवल 50 सीटें हैं। बीटा कोर्टयार्ड में 200 सीटें हैं। बिंग कोर्टयार्ड और डिंग कोर्टयार्ड इसे छोड़ देते हैं। प्रत्येक आंगन में नए छात्रों के अलावा कुछ दोहराने वाले छात्र भी थे। इस पल, अल्फा अकादमी में, वीरली युवांझाओं के बगल में दूसरी पंक्ति में बैठा था, क्योंकि अन्य नए छात्र पहले ही नामांकन के लिए आ चुके थे। सामने, वीर ने शॉन युनकिंग को देखा, 2 वरिष्ठ अल्फा अकादमी के छात्रों के साथ, कला केसरी अकादमी की वर्दी का एक ढेर ले जा रहे थे, भविष्य में पोशाक को एकीकृत करने के इरादे से। इससे वीर को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने पिछले जीवन में वापस आ गया था जब वह जूनियर और सीनियर हाई स्कूल गया था। युवा लड़कों और लड़कियों को देखकर, जो उम्र में भी युवा थे, वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, थोड़ा उदासीन महसूस करते हुए। वर्दी वितरण समाप्त होने के बाद, शॉन युनकिंग ने कला केसरी अकादमी के कुछ बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी, जैसे कोई निजी लड़ाई नहीं, संतों का अपमान नहीं करना, और इसी तरह। इसके बाद, जैसे ही शॉन युनकिंग चला गया, एक महिला एक पतली आकृति और हवा में एक विलो की तरह लचीली कमर के साथ पास आई। वह लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी, काले बाल और स्याही जैसी बाहें, पेंटिंग जैसी आंखें, एक बर्फ से ढके पहाड़ों पर चमकते उज्ज्वल चंद्रमा की भावना दे रही थी। उसे सु येहुआ के रूप में खुद को पेश करते हुए सुनकर, वह अल्फा अकादमी की डीन, साथ ही पहली व्याख्याता भी निकली। पहले चले गए शॉन युनकिंग आंदोलन तकनीक के व्याख्याता थे। अकादमी में पहला सबक सु येहुआ द्वारा पढ़ाया जाएगा। वीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि सु येहुआ के आने के बाद, आंगन, जो शुरू में थोड़ा शोरगुल वाला था, अचानक शांत हो गया, और वे युवा पुरुष जो पहले परवाह नहीं कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, सभी सीधे बैठ गए। मार्शल आर्ट में 8 क्षेत्र हैं। सामने खड़े होकर, सु येहुआ ने अपनी विलोपत्ति के आकार की भौहें और एक प्राकृतिक शांत स्वभाव के साथ, फिर भी अपने होठों पर एक नर्म कोमल मुस्कान के साथ कहा। पहले 4 क्षेत्र हैं, शक्ति, संचार, आत्मा उत्तराधिकार और दिव्य यात्रा। अंतिम 4 क्षेत्र हैं, 15 ली, स्वर्ग, मानव संबंध, 3 अमरता और 4 स्थान। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।